जय हिंद। जैसा कि आपके सामने दिख ही रहा होगा, है ना, ये एडिटोरिया का जो करंट अफेयर का टोटल जो 900 एमसीक्यू फॉर्म में दिए गए हैं करंट अफेयर एंड में बुक के, उसी को हम देखेंगे इसमें। ओके, पूरी कोशिश की गई है कि सारे आंसर जो है सही हो। क्रॉस चेक मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने कर लिए हैं। जो भी स्टेटमेंट रॉन्ग दिए गए हैं उनका जो है क्या सही होगा ये भी मैंने इसमें जो है कंप्लीट कर दिया है। तो देखते हैं कितना सेट जो है एक वीडियो में हम कंप्लीट कर पाते हैं। वैसे जल्दी ही कंप्लीट करेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सारे तो कोशिश की गई है, फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो ना तो कमेंट सेक्शन में प्लीज उसको रेज कर दीजिएगा। ओके, चलिए पहला प्रश्न है आपके सामने कि किन की 300वीं जयंती पर, है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 300 रुपए का, कितने रुपए का, तो 300 रुपए का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया। तो ये हो जाएंगी देवी अहिल्या बाई होलकर, ये इंदौर की शासिका हैं, होलकर वंश की। ओके, चलिए अगला है, ध्यान रखिएगा 300 रुपए का है सिक्का। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मई 2025 में उल्लास 9 भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत किस राज्य ने खुद को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है। तो साक्षर राज्य जो है एक तो मिजोरम ने अपने आप को किया है। ओके, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद देखेंगे गोवा ने भी किया है। तो मिजोरम और गोवा दोनों याद रखिएगा। अगर ऑप्शन में दोनों आता है नाम तो एक से अधिक आंसर हो जाएगा, या दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों ध्यान रखिएगा। यहाँ पे केरल दिया हुआ है, तो केरल ने अपने आप को पूर्ण डिजिटल साक्षर जो है अपने को घोषित किया है। ठीक है, आगे वैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसमें डिटेल में देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का क्या नाम है। तो ये देखेंगे जैसा कि दिया है एआई आधारित है। ठीक है, मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज है, ये हो जाएगा आपको भारत जेन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। केंद्र सरकार ने, ये देखिए ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत जेन जो है किससे रिलेटेड है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कि एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है ना, जो कि भारतीय भाषाओं के लिए पहला स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। ओके, चलिए अगला है, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के किस वन्य जीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया है। तो ये हो जाएगा त्राल वन्य जीव अभ्यारण्य। ओके, चलिए अगला है, भारत सरकार ने जनगणना 2027 की घोषणा की है। तो जनगणना जो है अभी होगा 2027, तो उसमें हम जातिगत जनगणना देखेंगे अब। ओके, इसको जो है अथॉरिटी मिल गई है किससे, तो केंद्र सरकार के द्वारा। ओके, अब ये कितने चरण में की जाएगी ये पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा ये 2 चरण में की जाएगी। इसके साथ साथ याद रखना है आपको ये भी कि एक तो अक्टूबर 2026 से ही दे दिया गया है ऑर्डर, मतलब स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, अक्टूबर 2026 से। और दूसरा चरण कब से स्टार्ट होगा, तो ध्यान रखिएगा दूसरा चरण जो है आपका 1 मार्च 2027 से स्टार्ट होगा। ध्यान रखिएगा, पहला चरण अक्टूबर 2026 को और दूसरा चरण आपका 1 मार्च 2027 से स्टार्ट होगा। इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि जातिगत जनगणना जो है पहली बार से स्टार्ट कब से हो गया था, तो 1872 में जब से आपका पहला जनगणना हुआ था ना, तब से ही स्टार्ट हो गया था। और ये चला कब तक, तो 1931 तक जो है लास्ट इसका डेटा जो है आपको प्रकाशित किया गया। लेकिन 1941 में देखेंगे जातिगत जनगणना की गई लेकिन डेटा को प्रकाशित नहीं किया गया। इसी के साथ साथ देखेंगे 1951 में क्या हुआ कि उस समय जो स्वतंत्रता के बाद पहली जो जनगणना हुई तो वहाँ पे निश्चित कर दिया गया, यानी कि लिमिटेशन डाल दिया गया कि अब जो है सिर्फ SC ST जो है सिर्फ अलग से जाति निकाले जाएंगे जनगणना में। ठीक है, कब से, तो 1951 से। ओके, इतना चीज जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2025-26 के लिए कितने प्रतिशत GDP वृद्धि का अनुमान लगाया है। तो ये आंसर हो जाएगा आपको 6.5%। चलिए अगला देखते हैं। भारत के पहले मानव युक्त गहरे समुद्र मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन के बारे में बताना है। तो जैसा कि देखेंगे पहला कथन दिया गया है कि भारत 2026 तक अपना पहला मानव गहरे समुद्र अन्वेषण मिशन जो है समुद्रयान लॉन्च करेगा। ओके, तो ये क्या है, सही है आपका। इस मिशन का उद्देश्य स्वदेशी रूप से विकसित पनडुब्बी मत्स्य 6000 का प्रयोग करके, कौन सा, तो पनडुब्बी मत्स्य 6000 का प्रयोग किया जाएगा। कितने मीटर तक का, तो 8000 मीटर तक का नहीं, 6000 मीटर तक की गहराई को जो है हम इसमें देखेंगे, है ना, समुद्री संसाधनों का पता लगाया जाएगा इसमें। तो ध्यान रखिएगा 6000 6000 दोनों है, मतलब कि पनडुब्बी मत्स्य 6000 का प्रयोग करके
6000 मीटर तक की गहराई पर हम समुद्र संसाधनों का पता लगाएंगे। तो ये स्टेटमेंट इसमें 8000 दिया था, इसलिए गलत हो जाएगा। अगला है स्टेटमेंट कि समुद्रयान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नेतृत्व में डीप ओशन मिशन का एक प्रमुख घटक है। तो डीप ओशन मिशन जो है उसी के तहत समुद्रयान जो है क्या है, एक घटक है, मतलब कि इसको लाया गया है। और ये कौन से मंत्रालय के नेतृत्व में, तो नोडल एजेंसी कौन है, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नेतृत्व में। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 जो है आपके सही दिए गए थे, ये वाला गलत था क्योंकि यहाँ पे 6000 होना चाहिए था। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अच्छा देखिए, करंट अफेयर में भले ही टाइम लग रहा होगा लेकिन अच्छे से याद करके चलिए, रीड करके चलिए, बस देखने से मतलब नहीं हो जाता है ना। चलिए अगला है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो जैसा कि दिया है आपका, इसमें बताना है कौन से कथन असत्य हैं। तो यह रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी की गई थी, तो ये किया गया था, ध्यान रखिएगा कि ये जो है आपका टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी की गई थी। रिपोर्ट के अनुसार देखें तो भारत में पुलिस जनसंख्या अनुपात अभी भी प्रति 1 लाख जनसंख्या पर मात्र 125 पुलिसकर्मी है। तो ये वाला डेटा जरा याद रखिएगा आप कि 1 लाख जनसंख्या जो है मात्र 100 पुलिस उस पर है, ये वाला। इसके बाद है, ये भी सही है आपका, तीसरा है कि केवल 8% महिला अधिकारी वरिष्ठ पदों पर है, तो ये भी सही है। न्यायपालिका में प्रति 10 लाख आबादी पर केवल 15 न्यायाधीश हैं, जबकि वांछित संख्या क्या होनी चाहिए, 50 होनी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट में डाला जा सकता है कि भारत में 10 लाख आबादी पर केवल 15 न्यायाधीश हैं, वांछित जो संख्या है वो क्या होनी चाहिए, तो ध्यान रखिएगा 50 होनी चाहिए। यानी कि मतलब अपेक्षित किया जाता है कि कम से कम 10 लाख पे 50 जो है न्यायाधीश होने चाहिए। तो ये चारों सही दिए गए हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये पूछा था सत्य, तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का, है ना, उद्घाटन किया। यह ब्रिज किस नदी पर स्थित है, तो ये है आपका चिनाब नदी पे, ध्यान रखिएगा। ओके, आर्च ब्रिज है ना, आर्च ब्रिज है, उसमें भी च है और इसमें भी नदी का नाम क्या हो जाएगा, चिनाब। और ये क्या है, तो ये आपका जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में किया गया है इसका। दुनिया का ये सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा, चिनाब नदी। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन करें। तो जैसा कि दिया है आपको, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम क्या रही, तो स्वस्थ शुरुआत आशाजनक भविष्य मातृ और नवजात शिशु स्वास्थ्य पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य वैश्विक नीति कार्रवाई को गति देना है। तो ये आपका सही दिया हुआ है। अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा कि यह दिवस जो है विश्व स्वास्थ्य WHO के द्वारा संगठन की स्थापना के उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को जो है मनाया जाता है, जो कि 1998 में स्थापित हुआ था। यानी कि WHO की स्थापना कब हुई थी, तो 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। इसी के उपलक्ष्य में हम जो है 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। ओके, ये ध्यान रखिएगा और थीम याद रखिएगा, ये वाला स्वस्थ शुरुआत आशाजनक भविष्य, ये आपका क्या है, इस विश्व स्वास्थ्य दिवस का इस बार का थीम रहा है। तो दोनों सही दिए गए हैं इसमें। ओके, अगला है कि किस व्यक्ति ने गुजरात के मोढेरा में, है ना, लगातार 20,000 बार, कितनी बार, तो 20,000 टाइम्स सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो ये कौन हो जाएंगे, संदीप आर्या। कहाँ से, तो हरियाणा से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सूर्य जो है प्रकाश देता है तो पौधे क्या होते हैं, हरे हो जाते हैं। तो उससे याद रखिएगा कि सूर्य को नमस्कार हरा पौधा कर रहा था, तो हरियाणा। और संदीप आर्या है तो 100 से सन होता है और यहाँ पे संदीप आर्या हो जाएंगे। और आदित्य भी कहते हैं सन को, तो उससे भी ध्यान आ जाएगा कि संदीप आर्या ही होगा जिसने गुजरात के मोढेरा में लगातार जो है सूर्य नमस्कार। और गुजरात भी कैसे याद रख सकते हैं, तो योगा किसने स्टार्ट किया था, मोदी ने। और मोदी कहाँ से हैं, गुजरात से हैं। चलिए अगला है, योग नीति भी अभी अपनाने वाला कौन बना है, तो ध्यान रखिएगा योग नीति अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो उत्तराखंड बना है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य की 2 आर्द्रभूमि खीचन और मेनार को आधिकारिक तौर पर रामस्तर जो है रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो पहले तो आपको ये भी याद रखना है कि ये दोनों प्लेस कहाँ है, तो ये दोनों प्लेस जो है आपके राजस्थान में है, ठीक है। इसके साथ साथ ये नाम क्या है, तो खीचर एवं मीनार, ये क्या है, रामसर स्थल है। 1971 2 फरवरी रामसर दिन मनाया जाता है आर्द्र भूमियों के लिए संरक्षण दिवस।
और ईरान में हुआ था इसका वो संगठन सम्मेलन। चलिए अगला है कि भारत का कौन सा शहर सबसे अधिक तेंदुओं की संख्या वाला महानगर तथा भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया है। तो तेंदुआ राजधानी ध्यान रखिएगा बेंगलुरु बन गया है। ये किसको पीछे छोड़ के बना है? तो ये मुंबई को पीछे छोड़ के बना है। और ये अब बेंगलुरु में कितने तेंदुए हैं? तो 85 तेंदुए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तेंदुआ की राजधानी नगरी ये हो जाएगा बेंगलुरु। और टाइगर राजधानी किसको कहते हैं? तो वो कहते हैं मध्य प्रदेश को। चलिए अगला है, इतिहास में पहली बार दुनिया की पहली एकीकृत पक्षी सूची आधिकारिक रूप से जारी की गई है। तो ये किसकी की गई है? तो ये अवी लिस्ट से की गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा एवी लिस्ट। विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारतवर्ष 2011-12 में गरीबी दर 27.1% से घटकर कितनी हो गई है? तो ये हो गई है 5.3%। ये ध्यान रखिएगा कि गरीबी दर जो है कितने से घटा है, ये ध्यान रखना है ज़्यादा, कि 27.1 से घटकर कितना हो गया है? तो 5.3% हो गया है। अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक से एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त करने वाली कौन सी कंपनी पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी बन गई है? तो ये बन गई है आपको फ्लिपकार्ट। ठीक है, एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त करने वाली कौन सी कंपनी पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी बनी है? फ्लिपकार्ट बनी है। तो फ्लिपकार्ट बहुत बड़ी है भी, है ना। अगला है कि किस राज्य सरकार ने पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा किया है? तो ये किया है महाराष्ट्र। ओके, महान है ये राष्ट्र कि अब बच्चों को ही जो है छोटे से ही सैन्य प्रशिक्षण देगा। तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं आप इसको। अगला है कि भारत ने ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के उद्देश्य से किस ऑपरेशन की शुरुआत की थी? तो ईरान से लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया गया था? सिंधु, है ना। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से किया गया था, यूक्रेन में जो फंसे थे ना उनके लिए। चलिए अगला है, किस राज्य के प्रसिद्ध भारतीय मादक पेय फेनी को भौगोलिक संकेत मतलब जीआई टैग दिया गया है? तो फेनी कहाँ का है? गोवा में है। ठीक है, फेनी कहाँ का है? तो गोवा में। चलिए अगला है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की एडीसी नियुक्ति होने वाली पहली महिला नौसेना अधिकारी कौन बनी? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी हो जाएंगी। चलिए अगला है, किस राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति जो है शुरुआत की है? तो इसको कैसे याद रखेंगे? जहाँ पे जॉब नहीं मिलेगा तो उस राज्य में क्या करना पड़ेगा? उद्योग ही विकसित करने पड़ेंगे, तभी तो जो है आपको जॉब की जो होड़ है वो खत्म होगी। जैसे बिहार में इंडस्ट्रीज नहीं है तो जॉब सब जो है दिमाग में बिठा के रखते हैं। तो यही से याद रखिएगा कि उद्योग क्रांति कौन स्टार्ट किया? पंजाब ने। जॉब लगा है ना उसके नाम में, इसलिए मतलब उसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। चलिए अगला है कि गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये पहला डीन जो बने हैं वो प्रोफेसर एम सतीश कुमार बने हैं। अगला है कि बिहार सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन 400 रुपए से, कितने रुपए से? तो 400 रुपए से। किसने? तो बिहार सरकार ने। कितना कर दिया है? तो एक ही बार इसने क्या किया है? 1100 कर दिया है। ठीक है, चलिए अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो उत्तराखंड। चलिए अगला है, किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय को ओबीसी का दर्जा देने तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में 50% आरक्षण देने की बात की है? तो ये हो जाएगा आपको असम। ओके, वैसे ये क्वेश्चन पिछले बार भी पूछा गया था बीपीएससी में कि पहली बार किसने जो है अपने ओबीसी को, ट्रांस समुदाय को जो है ओबीसी का दर्जा दिया है? तो मध्य प्रदेश था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिलेटेड है, तो याद रखिएगा कि कौन सी देश है ये, आपके राज्य है? तो असम है ये। अब अगला है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2024 में जापान को पीछे छोड़ के दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया? तो ये बन गया है, जापान को ही पीछे छोड़ा है, और जर्मनी है ये, है ना। चलिए अगला है, सत्य कथन की पहचान करनी है। तो जैसा कि किसके बारे में? तो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के बारे में। ओके, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसको जूम कर देती हूँ। जैसा कि दिया है, 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भारतीय लेखिका, अधिवक्ता एवं महिला कार्यकर्ता बानू मुश्ताक को दिया गया है। तो बुकर और बानू, बहुत दिख ही रहा है।
तो बानू मुश्ताक को अपनी कहानी संग्रह किसके लिए, तो हार्ट लैम्प के लिए दिया गया है। ठीक है, हार्ट लैम्प के लिए दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद हार्ट लैम्प इस सम्मान से सम्मानित होने वाला पहला तमिल कहानी का संग्रह है क्या, नहीं, पहला तमिल नहीं, यहाँ पे कन्नड़ हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहला कन्नड़ है ये। ओके, आगे है कि 15 लघु कहानियां लघु कहानियों का संग्रह है क्या, तो नहीं, 15 नहीं, 12 लघु कहानियां इसमें जोड़ी गई हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखेंगे जिसमें दक्षिण भारत के पितृसत्तात्मक यानी कि रूढ़िवादिता है ना, महिलाओं के लिए, मुस्लिम समुदाय की महिलाओं के लिए, ये सब जो चीजें हैं आपको इसमें इन्होंने उसको दर्शाया है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, हार्ट लैम्प 12 लघु कहानियां है उसमें। ये लघु कहानियां याद रहे ना रहे, ये जरूर याद रखना है कि पहली कन्नड़ है ये, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कौन सी कहानी है ये, कन्नड़ भाषा की है। ओके, और कौन हो जाएंगी, तो बानू मुश्ताक हो जाएंगी। और ये महिलाओं की जो है दुर्दशा को, महिला के से रिलेटेड है तो थोड़ा सा ये बुक इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, ये याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, जैसे कि इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था हार्ट लैम्प का, तो वो किया था आपका दीपा भस्ती ने, है ना, दीपा याद रखिएगा, हार्ट लैम्प का अंग्रेजी अनुवादक है ये। ओके, चलिए, तो इसमें क्या था, पहला आपका सही था और दूसरा आपका गलत है। तो सत्य कथन पूछा है ना, सॉरी, पहला हो जाएगा आंसर, ये गलत है, ये सही है। बता ही दिया क्यों गलत है। यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी का गैस्ट्रोनॉमी में नामांकित किया है, तो ये क्रिएटिव सिटी के तौर पे गैस्ट्रोनॉमी में लखनऊ को किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला है कि कौन सी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है, तो ये एनवीडिया है। ठीक है, कंपनी का नाम, किसको छोड़ी है, तो माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ी है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। इजराइल ने अपने सैन्य अभियान के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला करके किस ऑपरेशन के तहत जो है ये किया था, ईरान पे हमला, तो ये किया था ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तौर पे। ठीक है, इस यही ऑपरेशन जो है यूज करके इजराइल ने ईरान का जो है न्यूक्लियर साइट पर हमला किया था। चलिए, अभी ये सब जो है ना सारे, ये सारे मिल जाएंगे आपको, जैसे प्रॉमिस टू किसका है, नहीं है, आगे मिलेगा। ब्रिटेन की जासूसी एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो ये भी क्वेश्चन जो है आपका इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। ये है बेलेज मेट्रो बेली। ओके, ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन से तो वह है ही, ब्रिटेन बलेज मेट्रो भी, और ये MI6 की पहली महिला नियुक्त की गई है। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 में कौन सा वर्ष घोषित किया है, तो ये किया है अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है, किसने, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, है ना। अगला है कि सतत विकास लक्ष्य 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा, तो सतत लक्ष्य पाते पाते क्या हुआ, एक कम रह गया इसका बेचारे का, तो ये हो गया आपको 99 नंबर पे जो है भारत रहा। अच्छा, नंबर 1 पे कौन रहा है, तो ये भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा, नंबर 1 पे आपका फिनलैंड रहा है। ओके, फिनलैंड SDG प्राप्त करने में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 तक जो है सब प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है वैसे। चलिए, अगला देखते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि सतत विकास करते करते मतलब कि एक रह गया कम, ऐसे याद आ जाएगा 99 पे। अगला है कि वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ, तो यानी कि आपका ये हो जाएगा पहला नंबर पे आइसलैंड, और भारत का क्या रहा है, तो ध्यान रखिएगा, भारत जो रहा है आपका वो 131 पे रहा है। ठीक है, और पिछले साल वही देखेंगे, फर्स्ट हो जाएगा, पहले बार वही पिछले साल देखेंगे, ये वो कितने नंबर पे था, तो 129 पे था ये, अभी क्या हो गया, इसका गिरावट आया है, तो ये 131 पे अब आ गया है। तो ध्यान रखिएगा कि वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में जो है आपकी भारत का स्थान क्या है, तो 133 है, और नंबर 1 पे आइसलैंड रहा है। चलिए, अगला है कि भारत और किस देश के बीच उलान बटोर में नोमेडिक एलिफेंट 2025 के 17वें संस्करण का आयोजन किया गया है, तो नोमैडिक एलिफेंट 2025 का जो है आपका किया गया है मंगोलिया में। ठीक है, चलिए, अगला है कि अमेरिका में किस ऑपरेशन के द्वारा ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया गया, तो अमेरिका देखते लोग रह गया, और ये क्या किया, रात में जो है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर से किया था इसने, ये वाला प्रोजेक्ट मतलब कि ऑपरेशन चलाया था इसने, किसके लिए, ईरान के लिए। अगला है कि IPL मैचों में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं, तो ये रोहित शर्मा बने हैं।
किस भारतीय खिलाड़ी को क्रिकेट में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो ये आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जाएंगे इस बार महेंद्र सिंह धोनी। चलिए अगला है कि किस भारतीय महिला निशानेबाज ने म्यूनिख में आयोजित आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 10 मीटर कितने तो 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि स्वर्ण पदक जीता है। तो ये कौन हो जाएंगी आपको? सुरुचि सिंह हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 43 हो जाएगा ना। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये जीता है आपको दक्षिण अफ्रीका ने। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का किसने जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्टार्टअप महारथी चैलेंज का विषय है जो नई दिल्ली में स्टार्टअप्स महाकुंभ के दूसरे संस्करण का मुख्य आकर्षण रहा? तो ये ट्रैवल टेक को बस काट दीजिएगा, बाकी सब रहा। एग्रीटेक, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ टेक, एआई, डीप टेक, साइबर सुरक्षा, ये सभी रहे हैं। तो 2 3 4 हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। चलिए अगला है, फ्रेंच ओपन 2025 पुरुष एकल विजेता कौन बने हैं? तो ये फ्रेंच ओपन जो है कार्लोस अल्कराज बने हैं और इन्होंने हराया किसको था? तो जैनिक सीनर को हराया था। और जैनिक सीनर किस में जीते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन में जीते हैं। चलिए अगला है, आईपीएल 2025 का खिताब किसने जीता है? तो आईपीएल देखे ही थे आप, बहुत हंगामा भी हुआ था। ये कौन था? तो आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता है। और ये कौन सा संस्करण जीता था इन्होंने? तो 18th नंबर। चलिए अगला है कि हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये नाम ही अलग है थोड़ा सा। तो ओपल सुचाता चुआंगशरी ने जीता है। ठीक है, ये क्या हैदराबाद में आयोजित हुआ था मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब। अगला है कि किस भारतीय अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया है? तो ये सोनू सूद को दिया गया है। चलिए अगला है, किस राज्य ने जल संकट की समस्या से निपटने के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान जो है शुरुआत की है? तो ये किया है राजस्थान में, जहाँ जल नहीं रहता वहाँ पे इसने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया है। ओके, अगला है कि भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है राजीव मेमानी को। ओके, काहे का? तो आपका भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष चुना गया है इनको। ठीक है, अब यहाँ पे आपका सेट 1 जो है ना उसका आंसर दिया हुआ है, तो मिला सकते हैं। चलिए अगला नंबर 2 देखेंगे। सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है आपका कि किस मंत्रालय के अधीन नक्शा कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत की गई? तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत जो है किया गया है। ओके, ध्यान रखिएगा, नक्शा कार्यक्रम किस मंत्रालय के तहत? ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत। अगला है कि भारत सरकार ने किस अभियान के तहत जन औषधि केंद्रों में युवाओं के लिए अनुभवात्मक लर्निंग कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये भी ध्यान रखिएगा कि सेवा से सीखे। ओके, चलिए अगला है, किस राज्य में प्रस्तावित 1000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का शत स्थानीय आदिवासी समुदायों के विरोध के बाद एशियाई विकास बैंक ने $434.25 मिलियन का ऋण वापस ले लिया? तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कुछ चीजें घटना ऐसी घटती है ना जो भले ही बिन मतलब का हो फिर भी बीपीएससी पूछती है। तो ध्यान रखिएगा, ये वापस किससे लिया था? तो ये हो जाएगा असम के काबी आंगलोंग में, है ना। या कौन सी बैंक ने? तो एशियाई बैंक ने। कितने अमाउंट? तो $434.25 मिलियन का। तो अच्छा खासा अमाउंट था। आदिवासियों ने यहाँ पे विरोध किया है। तो ये तो सदियों से होता आ रहा है। चलिए अगला है कि जापान के किस शहर से प्रभावित होकर तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में 80 एकड़ में इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है? तो जापान ने, ओके, इको टाउन, ये भी ध्यान रखिएगा, तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में। ओके, तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा किताक्यूशु। मतलब कि तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में 80 एकड़ में इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है। किस शहर से प्रभावित होकर? तो जापान से, है ना। जापान का ये शहर है आपका किताक्यूशु। चलिए अगला है, केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग द्वारा जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस और संरचना के निर्माण के लिए किस नीति की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है ध्रुव नीति। ओके, काहे के लिए? तो डाक विभाग द्वारा जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस और संरचना के लिए ध्रुव नीति अपनाई गई है। अगला है कि किस राज्य ने होलंबी कला में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये तो दिल्ली हो जाएगा, है ना। चलिए अगला है,
अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, डोगरी, भोटी और पुर्गी भाषा में किसको लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता नहीं मिली है? मतलब ये बाकी सबको मिली है, डोगरी को नहीं मिली है। तो कौन कौन भाषा है? तो भोटी, हिंदी, पुर्गी, है ना, ये सब देख लीजिएगा। चलिए अगला है कि भारतीय चुनाव आयोग नवंबर में प्रस्तावित बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान किस नए मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग करेगा, है ना? तो ये किसका करेगा? ये करेगा आपको ईसी नेट का। ये भी इम्पोर्टेंट है, ईसी नेट। अगला है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख आरक्षण आपका विनियमन 2025 जो है जारी किया है? तो ये करेंगे आपका 240 के तहत। चलिए अगला है कि नीति आयोग की एमएसएमई प्रतिस्पर्धात्मक रणनीति के बारे में विचार करें। जैसा कि दिया है भारत में एमएसएमई का जीडीपी में योगदान 30% से अधिक हो गया है, तो ये आपका क्या है? सही है। अगला दिया है कि रिपोर्ट में क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण और डिजिटल मार्केटिंग को प्रोत्साहन की सिफारिश की गई है, तो ये भी सही है। अगला है कि भारत में एमएसएमई के लिए फंडिंग आवश्यकताओं की 90% पूर्ति हो रही है। देखिए रिक्वायरमेंट तो है 90% की, लेकिन पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो ये गलत हो जाएगा। केवल 1 और 2 सही है। अगला है कि किस राज्य सरकार ने राज्य के सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों और स्वदेशी नागरिकों को आत्म सुरक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस देने की घोषणा की है? तो ये असम ने किया है। तो बहुत असम बात है कि हथियार लोग लेके घूमेंगे, ऐसे याद रख सकते हैं। अगला है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत किस जगह विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ये पटना में किया है। चलिए अगला है वेब्स शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यह भारत की जीडीपी में रचनात्मक अर्थव्यवस्था की भूमिका को दर्शाएगा, तो ये सही है आपका, है ना, सत्य कथन बताने हैं। अगला दिया है कि भारत ने रचनात्मक तकनीकी संस्थान की स्थापना की, तो ये भी सही है। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? दिल्ली में नहीं हुआ, मुंबई में हुआ। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं? कहाँ पे हुआ है ये बेब्स? तो बेब्स का मतलब हाथ दिखाना, है ना, हेलो बोलना, वैसे वो वाला सोच लीजिएगा। तो मुंबई में ज़्यादा ये सब चलता है, तो इसका क्या हो जाएगा? 1 और 2 सही हो जाएगा। दिल्ली में नहीं, मुंबई में हुआ था। अगला है किस राज्य ने शिक्षा विभाग ने किस राज्य के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षण उपकरणों को उन्नत करने के तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ समझौता किया है? तो ये तेलंगाना सरकार ने किया है। किस व्यक्ति ने भारत के G20 शेरपा के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये हो जाएंगे आपको अमिताभ कांत। चलिए अगला है किस जगह एयर इंडिया का विमान बोइंग 7878 जो है ड्रीम लाइनर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 241 लोगों की मौत हो गई? तो ये है आपका अहमदाबाद, है ना। ये तो न्यूज में भी बहुत रहा था। गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ स्थापित किया है? तो गूगल ने किया है आपको ये किया है हैदराबाद में, ठीक है, ओके। हाल ही में भारत के किस राज्य की राजधानी पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ी है? तो ये मिजोरम हो जाएगा आपको, ओके। किस राज्य की राजधानी पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ी है? तो मिजोरम। कौन सा राज्य सभी शहरी स्थानीय निकाय को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म ई नगर पालिका 2.0 से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? तो ये कौन सा बना है? मध्य प्रदेश। चलिए अगला है डाउन टू अर्थ मैगजीन और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट द्वारा भारत का कौन सा राज्य पर्यावरण श्रेणी में प्रथम स्थान पे आया है? किसके? तो डाउन टू अर्थ मैगजीन और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट द्वारा भारत का कौन सा राज्य पर्यावरण श्रेणी में प्रथम आया है? तो ये आया है आपका आंध्र प्रदेश। बिहार के सारण जिले में स्थित मढ़ौरा रेल इंजन कारखाने में निर्मित इंजन को किस अफ्रीकी देश के लिए निर्यात किया जाएगा? तो ये गिनी गणराज्य के लिए, है ना। अगला है कि किस राज्य सरकार ने 2025 से 35 को जल विद्युत दशक घोषित किया है? तो ध्यान रखिएगा, जल विद्युत दशक घोषित किया गया है 2025 से लेके 10 साल के लिए 35 तक के लिए। ये किया गया है आपको अरुणाचल प्रदेश। अच्छा देखिए, अरुणाचल प्रदेश में जैसे एक बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था ना कि वहाँ जल की बहुत उपलब्धता है, लेकिन वहाँ पे व्यवस्था नहीं हो पाता कि जल का उपयोग कैसे होगा। तो ये है अरुणाचल प्रदेश।
और यहाँ पे याद आ जाएगा आपको कि जल विद्युत दशक भी इसने घोषित किया है 2025-35 के लिए। सरकारी ई मार्केट प्लस के माध्यम से सर्वाधिक डिजिटल सार्वजनिक खरीद करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा बन गया है? तो ये उत्तर प्रदेश बना है। अगला है कि केंद्र सरकार की उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम और गोवा के बाद आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया है? तो ये त्रिपुरा बना है। तीसरा त्रिपुरा, यानी कि मिजोरम, फिर गोवा, फिर त्रिपुरा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस नदी पर बने 4.57 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले पुल का उद्घाटन करेंगे? तो ये गंगा नदी हो जाएगी। चलिए अगला है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट 2023-24 में कौन सा राज्य सबसे निचले स्थान पर रहा है? तो ये सबसे निचले स्थान पे मेघालय रहा है। ऑपरेशन स्पाइडर वेब का संबंध किससे है? तो ये है आपका ड्रोन हमला से, यूक्रेन ने किया था। अगला है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026-27 के कार्यकाल के लिए बहरीन, अंगोला, कोलंबिया, लाइबेरिया और लातविया में से किस देश की यूएनएससी के 5 नए गैर स्थायी सदस्य के रूप में नहीं चुना है? तो ये अंगोला को नहीं चुना गया, बाकी लातविया, कोलंबिया, बहरीन है। ये बस आपका नहीं होगा। चलिए अगला है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के शीर्ष 10 स्टार्टअप शहरों की सूची में प्रथम स्थान पे किस शहर को रखा गया? तो ये रखा गया है सैन फ्रांसिस्को। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए कितने देशों के नागरिकों को अमेरिका में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये 12। किस देश में एचआईवी रोगियों में 500% वृद्धि के बाद राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की सिफारिश की गई? तो ये किया गया था फिलीपींस में। भारत ने मालदीव के साथ पर्यटन संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए किसे मालदीव के लिए वैश्विक पर्यटन राजदूत नामित किया है? तो ये कैटरीना कैफ को किया गया है। ठीक है, चलिए अगला है कि ईरान के परमाणु तथा सैन्य ठिकानों पर इजरायली हमले की प्रतिक्रिया के रूप में ईरान ने किस ऑपरेशन को चलाया था? तो ईरान ने कौन सा चलाया था? तो ये चलाया था ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3। किस देश में 2000 वर्ष पहले बौद्ध धर्म के आगमन के उपलक्ष्य में पवित्र पोषोन पोया उत्सव मनाया गया? तो ये श्रीलंका में मनाया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है कि क्यूबस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान को शीर्ष स्थान मिला है? तो ये क्यूबस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारतीय संस्थान में अगर देखें तो आईआईटी दिल्ली को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ग्लोबल लाइबिलिटी होना चाहिए, है ना, इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक रहने योग्य शहर किसे घोषित किया गया? तो रहने योग्य है कोपेनहेगन। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो ये 10वां प्राप्त किया है इसने जलवायु परिवर्तन में। ठीक है, अगला है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने नई मौन रडार प्रणाली विकसित की है? तो ये किया है आपको चीन ने। मौन प्रणाली चीन ने किया है। उत्तर प्रदेश में इसरो का पहला प्रक्षेपण कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश में इसरो का पहला प्रक्षेपण, अच्छा देखिए इसका आंसर दिया है हुआ ए। उत्तर प्रदेश में कोई इसरो का प्रक्षेपण तो स्थान है नहीं। इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार जरूर सर्च करेंगे। चलिए अगला है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा कहाँ अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास कॉन्वेक्स 3 2025 आयोजित किया गया है? तो ये कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है रोमानिया में, है ना। चलिए अगला है, राज्य विधेयक पर राज्यपालों की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जैसा कि दिया है आपका, राज्यपाल के पास जो विधेयक जाता है ना, तो उससे रिलेटेड उसकी क्या शक्ति है उस पर ध्यान देना है। तो जैसे कि आर्टिकल 200 और 201 देखते ही है बस। तो राज्यपाल के पास अनुच्छेद 200 के तहत पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो का अभाव है और वे विधेयकों को अनिश्चित काल तक निलंबित कर सकते हैं। तो ये जो दिया है आपका कि पूर्ण वीटो का अभाव है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, है ना। चलिए अगला है कि यदि वो स्थगन वीटो आपका वीटो करता है ना, ले जाके अपन रख लेता है और फिर राष्ट्रपति को दे देता है। यदि कोई विधेयक बिना किसी बदलाव के पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल को स्वीकृति करना आवश्यक है, बिल्कुल।
अस्वीकृति केवल तभी स्वीकार्य होगी जब उसमें भौतिक परिवर्तन किया गया होगा। तो ये सही है कि अगर देखिए क्या होता है, अगर विधेयक जो है ना इन्होंने रिटर्न कर दिया राज्यपाल ने, तो फिर वो जाएगा और फिर वापस इनके पास आता है, तो ये बाध्यकारी हो जाते हैं स्वीकृति देने के लिए। लेकिन बशर्ते इसमें ये दिया गया है कि अगर उसमें अस्वीकार करने की फिर से रीजन हो सकता है अगर किसी प्रकार का भौतिक परिवर्तन किया गया हो। तो केवल 2 सही हो जाएगा इसमें। आर्टिकल 200 एवं 201 जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 3 महीने का जो आपका सुप्रीम कोर्ट ने अभी आदेश दिया था कि उससे ज़्यादा नहीं रख सकते, तो इसलिए ये थोड़ा सा चर्चे में रहा है। अगला है कि पटना पायरेट्स के किस कबड्डी खिलाड़ी ने प्रो कबड्डी लीग से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये किया है आपको प्रदीप नरवाल, है ना। पटना पायरेट्स के कौन से कबड्डी खिलाड़ी है? तो ये प्रदीप नरवाल हो जाएंगे। चलिए अगला है, भारत के किस शतरंज ग्रैंड मास्टर ने नॉर्वे में शतरंज टूर्नामेंट 2025 में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया? तो नॉर्वे में जो हुआ था तो उसमें डी गुकेश ने जो है किसको हराया था? तो मैग्नस कार्लसन को हराया था। अगला है कि 13वें आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन भारत और कौन सा देश मिलकर संयुक्त रूप से करेगा? तो 13वां नंबर जो आईसीसी महिला वनडे विश्व कप है, ये कौन कौन मिलकर करेंगे? तो भारत एवं श्रीलंका। अगला है कि ओलंपिक से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन कौन सा है? तो जैसा कि दिया है 2018 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो लॉस एंजलिस द्वारा अब तक के ओलंपिक इतिहास में तीसरी बार इस शहर का आयोजन किया जा रहा है। सही है। अब 128 साल बाद क्रिकेट को वर्ष 2028 के ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया है, तो ये भी आपका सही है, 128 साल के बाद। चलिए अगला है कि 2028 ओलंपिक में बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस, सिक्सेस और स्क्वैश को भी जगह मिली है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये सही है। ओलंपिक खेलों में क्रिकेट आखिरी बार 1900 में पेरिस में खेला गया था, तो ये तो आपका सही है। लेकिन उस समय जो है भारत नहीं था, ब्रिटेन था और फ्रांस था, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा आपको। चलिए अगला है कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के प्रमुख प्रावधानों पर विचार करें और बताएं कौन सा गलत है। तो देखते हैं, जैसा कि दिया है कि कोई भी संपत्ति किसी भी संपत्ति को वक्फ तभी घोषित करेगा जब वह संपत्ति का वैध मालिक हो, तो ये सही है। सरकारी संपत्ति को वक्फ केवल विशेष परिस्थितियों में घोषित किया जा सकता है, तो सरकारी संपत्ति सरकारी ही संपत्ति रहेगी। डीएम जो है किसी भी संपत्ति का पता चलता है सरकारी का, तो वो राज्य को आवेदन देगा और फिर डीएम जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वो घोषित करेगा कि हाँ ये वक्फ जो जमीन है नहीं है और सरकार की संपत्ति हो जाएगी, तो ये गलत दिया हुआ है। विवाद की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी जांच करेगा, तो ये सही है। केंद्रीय वक्फ परिषद में मुस्लिम समुदायों में से दो महिला सदस्य होनी अनिवार्य है। ये जरा जरूर ध्यान रखिएगा कि जो आपका महिलाएं 2 हैं अनिवार्य है, ठीक है। और इसमें पूछा गया था कौन सा कथन गलत है, तो सिर्फ 2 गलत था, तो यही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, हिंदी भाषा के लिए कविता संग्रह फिर उगना के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो ये पार्वती तिर्की हो जाएंगी। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन से जुड़े किस पोर्टल को लॉन्च किया? तो ये उम्मीद पोर्टल जो है लॉन्च किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, उम्मीद सेंट्रल पोर्टल जो है किससे रिलेटेड है? तो वक्फ बिल से रिलेटेड है। अगला है कि किस आईआईटी संस्थान ने उच्च शिक्षा में समावेशन को बढ़ाने के लिए एससी एसटी उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष पीएचडी प्रवेश अभियान शुरू किया है? तो ये किसने किया है? आईआईटी दिल्ली ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया है नैरोबी। तो इसका आंसर आपके सामने है यहाँ पे, है ना। चलिए हम लोग सेट नंबर 3 देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने अपने कैरियर का 100वां एटीपी खिताब जीता है? तो ये एटीपी 100वां जीतने वाले कौन है? तो नोवाक जोकोविच। अब अगला देख लेते हैं। विश्व संगठन के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क से संबंधित कथनों पर विचार करें। जैसा कि आपका दिया है, एक ऐसा शहर जो अपने निर्मित वातावरण, सेवाओं और संस्थानों को स्वागत योग्य और सुलभ बनाकर वृद्धों की जरूरतों को प्राथमिकता देता है। तो ये आपका बिल्कुल सही है।
अगला है कि इंदौर विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल हुआ। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बस इंदौर को काट दीजिएगा और यहाँ पे कोझिकोड लिख दीजिएगा। ठीक है, कोझिकोड कहाँ पे है? तो केरल का है, इसको दिया गया है। बाकी लाइन जो है सही है। कोझिकोड विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल हुआ है। कोझिकोड कहाँ है? केरल में है, ये भी ध्यान रखना है। तो इसका स्टेटमेंट दिया हुआ था तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि इंदौर दिया हुआ था। तो पहला सही है, तो इसका क्या असत्य कथन, तो केवल 2। ओके, चलिए अगला देखते हैं। मत्स्य पालन को मजबूत करने के लिए PMMSY के तहत एकीकृत एक्वा पार्क की नींव कहाँ रखी गई है? तो एक्वा कल्चर के लिए एक्वा पार्क की निर्माण किया गया, किसने किया है? त्रिपुरा ने किया है। ठीक है, अगला है कि IMF ऋण की विस्तारित निधि सुविधा EFF से संबंधित कदमों पर विचार करें। तो जैसा कि देख लेते हैं, दिया है कि EFF एक ऋण सहायता कार्यक्रम है, बिल्कुल, जो IMF द्वारा उन देशों को प्रदान किया जाता है जो मध्यम अवधि के भुगतान संतुलन की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही है। IMF के कार्यकारी बोर्ड ने अफगानिस्तान को तात्कालीन $1 बिलियन देने का जो है मंजूरी दी है। तो $1 बिलियन वाला जो मैटर था ना, वो पाक के प्रति आया था, है ना, न्यूज़ में। तो ये अफगानिस्तान नहीं होगा। अफगानिस्तान को उसने पैसा देने से मना कर दिया है IMF ने, है ना। जो तालिबान वाला मैटर हुआ था ना, 2021 का मैटर है, आप देखोगे तो ये मिल जाएगा। इसकी वजह से क्या है, अफगानिस्तान को मना कर दिया गया है। और ये जो 1 बिलियन वाला मैटर है ना, जारी करने का डॉलर, वो पाक के साथ हुआ था, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा, आपको सत्य कथन बताने थे तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तो सिर्फ एक। चलिए अगला है, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों को 10,000 मीटर दौड़ में भारत के गुलवीर सिंह, कौन? तो गुलवीर सिंह, ये भी ध्यान रखिएगा, 10,000 मीटर दौड़ में गुलवीर सिंह कौन से पदक जीते हैं? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। तो ये क्वेश्चन एक बार और पढ़ लीजिए, जैसे कि कौन है ये? तो गुलवीर सिंह है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है 10 मीटर, आप 10,000 मीटर दौड़ में। अगला है कि भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किस न्यायाधीश ने शपथ ली? तो द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें शपथ दिलाया, और ये थे न्यायमूर्ति BR गवई, है ना। BR गवई हैं, ये 52वें नंबर के हैं। एक इसके साथ साथ इनका एक इम्पोर्टेंट है, इसमें पूछा जा सकता है इनके बारे में। अच्छा, इन्होंने पद किसका लिया है? तो खन्ना जी थे इसके पहले, है ना। तो ध्यान रखिएगा, खन्ना को रिप्लेस करके ये आए हैं। और आपका इसके साथ साथ ये याद रखना है कि ये न्यायमूर्ति BR गवई जो हैं, ये दूसरे दलित हैं, सेकंड दलित। उसके बाद सब ये भी याद रखिएगा कि पहले ये है ना आपके बौद्ध न्यायाधीश हैं। यानी कि पूछा जाए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पहले बौद्ध कौन थे धर्म के, तो ये हो जाएंगे BR गवई ही। और अगर पूछा जाए दूसरे दलित कौन है, तो ये हो जाएंगे आपके BR गवई ही। ठीक है, अच्छा, पहले दलित कौन थे? तो पहले दलित जो थे बाल कृष्ण थे, या यही नाम याद रख लीजिएगा कि बाल कृष्ण थे, बाल कृष्णन। चलिए अगला देखते हैं, इनके बारे में इतना काफ़ी है। अगला है कि किस राज्य सरकार ने राज्यों में पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की मंजूरी दी है? कितने परसेंट? तो 20%, उत्तर प्रदेश ने। वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? तो वैश्विक वैश्विक अवस्था में अगर देखा जाए तो इसने तो अभी जर्मनी को पीछे छोड़ ही दिया है ना। USA जो है $30 बिलियन है आपका, 1965 आपका चीन का है, और 4 पॉइंट के जो है आसपास में ये लोग रहते हैं। तो जर्मनी को पीछे छोड़ दिया था अभी, है ना। तो ये थर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो इसको ये वाला क्वेश्चन आप लोग मतलब इसको करंट वाला देख लीजिएगा इसका। ठीक है, मतलब थर्ड या फोर्थ है। वैसे इन्होंने जो आंसर दिया है वो बता देती हूँ मैं, फोर्थ दिया है। चलिए अगला है, भारत के किस पर्वतारोही ने सबसे कम उम्र में विश्व के 7 शिखरों को फतह करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति ने किया है। 7 शिखरों को फतह करने वाली भारत की सबसे कम उम्र की हैं ये महिला, विश्व कार्तिकेय पदकांति। अगला है कि किस राज्य सरकार ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा के लिए अध्यादेश पारित किया है? तो ये किया है आपको कर्नाटक ने। ठीक है, गिग वर्क्स जो असंगठित क्षेत्र के होते हैं, जैसे जोमेटो, आपका फ्लिपकार्ट, ये सब पे। चलिए अगला देखते हैं, भारत का पहला
प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किसने जारी किया है? तो ये किया है गाजियाबाद नगर निगम ने। आईपीएल 2025 में पर्पल कैप यानी कि सबसे ज्यादा विकेट का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो ये जीता है प्रसिद्ध कृष्णा ने। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला कौन है? तो ये है गीता समोता। सीआईएसएफ गीता समोता माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बनी सीआईएसएफ से। जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो जैसा कि दिया है कि कौन से कथन असत्य है, तो इसमें देखेंगे आप, पहला है कि पहला रैंक दवा एस ग्राम पंचायत गोदिया जिले महाराष्ट्र को मिला। तो ये बिल्कुल सही है और इसको आपको याद भी रखना है कि क्या है, पहला रैंक किसको मिला है? तो दवा एस ग्राम पंचायत को गोदिया जिला महाराष्ट्र को मिला है। इसके साथ साथ आपको ये वाला जरूर याद रखना है कि दूसरा रैंक जो है ना, बिरदाहल्ली ग्राम पंचायत हासन जिला कर्नाटक को मिला है। ये तीसरा नहीं, यहाँ पे दूसरा होगा और ये वाला तीसरा हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरा जो रैंक मिला है मोतीपुर ग्राम पंचायत समस्तीपुर जिला बिहार को मिला है। ठीक है, तो बिहार का समस्तीपुर जिला का मोतीपुर जो ग्राम है वो कितने नंबर पे आया? 3rd नंबर पे। और जो कर्नाटक का हासन जिला का बिरदाभल्ली ग्राम पंचायत है वो कितने नंबर पे? 2nd नंबर पे रहा। और पहले नंबर पे महाराष्ट्र का दवा एस ग्राम पंचायत। तो इसमें से सही कथन कौन जाएंगे? असत्य। तो ये गलत था, ये गलत था, ये पहला सही था। तो असत्य कथन की पहचान करें, 2 या 3 हो जाएगा। चलिए अगला है, भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां वकील का स्वास्थ्य बीमा शुरू किया गया? तो वकील के लिए स्वास्थ्य बीमा बनाया है झारखंड ने। ठीक है, झारखंड ऐसा राज्य बना है जिसने वकीलों के लिए आपका बीमा शुरू किया है। अगला है कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 से संबंधित कथनों पर विचार करें। तो पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? तो फिनलैंड ने नहीं, नॉर्वे ने किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नॉर्वे है पहला फ्रीडम इंडेक्स। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 2025 का नंबर 1 पे कौन रहा? तो नॉर्वे रहा है। उसके बाद है भारत का स्थान 161वां है क्या 180 देशों में? तो 180 देश तो शामिल हुए थे, लेकिन भारत का जो स्थान है ना वो 151 रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो है भारत का स्थान क्या रहा है? तो 151 रहा है। ओके, अफगानिस्तान सबसे निचले पायदान पर रहा है क्या? नहीं, अफगानिस्तान का रैंक देखेंगे 175 था। और आपका सबसे निचले पायदान पे देखेंगे तो इरिट्रिया रहा है। कौन? तो इरिट्रिया। तो देखेंगे आप यहाँ पे तो तीनों गलत दिए हुए हैं ना, तो सत्य कथन तो कोई नहीं है इसमें। चलिए अगला है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो जैसा कि दिया है आपके सामने कि प्रथम स्थान पर तमिलनाडु रहा, नहीं प्रथम पे नहीं, ये 2nd पे रहा है। तमिलनाडु कौन से नंबर पे रहेगा? 2nd पे। बिहार कौन से नंबर पे रहेगा? तो 3rd नंबर पे। और आपका जम्मू कश्मीर कौन से नंबर पर आता है? तो 1st नंबर पे। ठीक है, ये उल्टा दिया हुआ है। तो आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत वो जम्मू कश्मीर पहला, तमिलनाडु दूसरा और बिहार तीसरे नंबर पे रहा। पूछा गया असत्य कथन की चयन करें, तो तीनों कथन असत्य दिए हुए थे, है ना। चलिए अगला है कि भारत का पहला एआई संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट वहीं पे है और उसने फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम भी जारी कर दिया है, मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नलसाद का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है आपको न्यायाधीश सूर्यकांत को। ठीक है, अगला है कि हिंद महासागर रिम एसोसिएशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जैसा कि दिया है 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्री परिषद की बैठक आपकी कहाँ पे हुई? श्रीलंका में हुई क्या? तो ये देखिए आपका हो जाएगा सही, यानी कि श्रीलंका में ही हुआ है। चलिए अगला है कि भारत 2025-27 के लिए IOR यानी कि रिम एसोसिएशन मंत्री परिषद की अध्यक्षता करेगा। तो ये भी आपका क्या है? सही है। ओके, तो दिया है कि गलत कथन पहचाने, तो दोनों तो सही है, तो गलत कोई नहीं होगा। चलिए अगला है, कौन सा राज्य अपने 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य बनेगा? तो एक है ना आपका बोर का उद्देश्य लाइन है, क्या है उनका कि जैसे भविष्य होगा तो हरा होगा, नहीं तो नहीं होगा, यानी कि पृथ्वी अच्छी रहेगी तभी आपका जीवन हो पाएगा इस पे। तो उससे याद रखिएगा कि भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो हरियाणा बना है। ओके,
एक देश एक धड़कन पहल किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो ये किया है संस्कृति मंत्रालय ने। चलिए अगला है कि पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स है ना से संबंधित कथनों पर विचार करें तो खेलो इंडिया बीच गेम्स के बारे में देखना है इसमें। तो दिया है कि इसका उद्घाटन 19 मई 2025 को दीव के घोघला बीच, आपको ये भी याद रखना है घोघला बीच है ना, पर किया गया एवं समापन दीव के आईएनएस खुखरी मेमोरियल में आयोजित किया गया। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही दिया हुआ है, इसमें सत्य कथन की पहचान करनी है। इसके बाद दिया है आपको इसकी शुभंकर क्या थी, तो पॉल डॉल्फिन थी, तो ये भी सही है। तीसरा है कि 5 स्वर्ण 6 रजत और 3 कांस्य के साथ शीर्ष हरियाणा पे रहा है क्या? नहीं, मणिपुर रहा है, ध्यान रखिएगा मणिपुर रहेगा। बाकी ये जो डेटा है इसका सही हो जाएगा कि मणिपुर बसते हरियाणा की जगह कीजिएगा तो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ये गलत दिया हुआ था, यानी कि कथन जो है आपका सत्य कौन कौन सा हो जाएगा, 1 और 2। चलिए इसके बारे में कुछ और भी देखते चलते हैं, जैसे कि इसमें बिहार के कौन कौन से जिले शामिल हुए हैं, कहाँ कहाँ पे हुआ है, मतलब पटना, 5 जिले ध्यान रखिएगा, पटना, राजगीर, ओके, बेगूसराय, इसके बाद आपका हो जाएगा मुजफ्फरपुर, कितने हो गए, 4 हो गए, एक गया हो गया, गया जी, ध्यान रखिएगा। किसने उद्घाटित किया था, तो मनसुख मांडिया ने किया था। बिहार कितने नंबर पे रहा है, तो बिहार का स्थान देखेंगे इसमें रहा है 15th नंबर पे। ओके, टोटल इसने कितने पदक जीते हैं, तो 36 जीते हैं, जिसमें से देखेंगे 7 वो जो है स्वर्ण है इसका, और 11 रजत जीता है इसने, एवं 18 कांस्य जीता है। ठीक है, ध्यान रखिए, इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि 36वां रैंक आया, राजगीर, पटना, भागलपुर, गया, बेगूसराय इसमें शामिल थे। चलिए अगला देखते हैं, बीच गेम्स के बारे में था वो। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय मूल की महिला को कनाडा का विदेशी मंत्री बनाया गया है, तो ये हो जाएंगी अनीता आनंद। हेनले एंड पार्टनर्स की न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन बन गया है, मोनाको। तो मोनाको भगवान खाते हैं, इससे भी याद रख सकते हैं कि मोनाको जो है सबसे महंगा शहर है। अगला है कि ग्लोबल विंड रिपोर्ट से संबंधित 2025 का जो रिपोर्ट्स है विचार करें, तो दिया है यह ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा जारी की जाती है, तो ये आपका सही दिया हुआ है, ओके, ये हो जाएगा सही। आगे दिया है कि पवन ऊर्जा उत्पादन में पहला स्थान भारत तथा दूसरा स्थान चीन का है क्या? नहीं, पहला स्थान आपका हो जाएगा चीन का, ठीक है, और दूसरा स्थान कहाँ था यहाँ पे, पहला स्थान, दूसरा स्थान जो है किसका है, तो यूएसए का ने 50.04 गीगावाट की संचयी विस्थापन पवन ऊर्जा हासिल कर ली है, तो ये कर लिया है, तो इसका 1 और 3 सत्य हो जाएगा। ये सही है, ये सही है, ये गलत था, हमने बता ही दिया क्यों गलत था। चलिए अगला है कि बलूचिस्तान में पहली बार सहायक आयुक्त एक हिंदू महिला बनी है, उनका नाम क्या है, तो ये हो जाएंगी कशिश चौधरी। अगला है किस देश ने दुनिया की पहली राष्ट्र स्तरीय क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली की शुरुआत की है, तो ये भूटान ने किया है ना, दुनिया की पहली राष्ट्र स्तरीय क्रिप्टो पर्यटन भुगतान। संयुक्त राष्ट्र ने 2026-28 के कार्यकाल के लिए किस देश को आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना है, तो ये चुना है आपको, इसमें हो जाएगा आपको अल्जीरिया, सॉरी इसका हो जाएगा भारत, है ना, इसका भारत है। चलिए अगला है हाल ही में ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का नया सदस्य देश कौन सा बना है, तो ये बना है अल्जीरिया। किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बिस्मथ, गैलियम, इंडियम, टीन और सीसा जैसे धातुओं की 2D शीट्स बनाने की खोज की है, तो 2D शीट्स कौन ने बनाया है, तो चीन ने बनाया है। आकाश तीर क्या है, जो जिसे हाल ही में बीईएल द्वारा विकसित किया गया है, तो ये आकाश तीर क्या है, तो ये एक एआई आधारित स्वचालित वायु रक्षा समाधान है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अपना पहला जैविक प्रयोग किस अंतरिक्ष मिशन के तहत कर रहा है, तो ये एक्सियोम 4 के तहत। अगला है नेपाल का वह कौन सा हिमालयी ग्लेशियर है जिसे हाल ही में 66% सिकुड़ने के बाद मृत घोषित कर दिया गया, तो ये हो जाएगा याला ग्लेशियर। दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण कहाँ किया गया, तो ये किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला है कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के अद्यतन के अनुसार काजीरंगा टाइगर रिजर्व हाल ही में किस कारण से समाचार में रहा है, तो यूनेस्को ने 36 वंशों में प्रजातियों
का दस्तावेजीकरण करते हुए एक त्वरित जैव विविधता सर्वेक्षण किया, इसलिए कौन सा, तो काजीरंगा टाइगर रिजर्व। अगला है कि वार्षिक धार्मिक उत्सव पुष्कर कुंभ और सरस्वती पुष्कर रालू क्रमशः किस राज्य में मनाए जाते हैं, तो ये मनाए जाते हैं उत्तराखंड और तेलंगाना में। ठीक है, उत्सव पुष्कर कुंभ उत्तराखंड, सरस्वती पुष्करालू तेलंगाना में। चलिए अगला है, जल स्रोतों का गजेटियर एटलस तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, तो ये बिहार बना है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जल स्रोतों का गजेटियर एटलस तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना, तो बिहार बना है। अगला है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में पापुआ न्यू गिनी में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा क्यों की थी, तो 24 वर्षों के बाद पोलियो मुक्त घोषित होने के बाद पोलियो का प्रकोप होने के कारण। अगला है कि भारतीय याक का क्रोमोसोम स्तरीय जीनोम पहली बार किस संस्था के विशेषज्ञों द्वारा डिकोड किया गया है, तो ये किया गया है ICAR के द्वारा। ओके, दुनिया में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन ईवी किस देश द्वारा उत्पादित किए जाते हैं, 70% से लगभग अधिक, तो ये चीन में किए जाते हैं। ठीक है, अगला है, एशिया प्रशांत क्षेत्र की सबसे बड़ी समुद्री एवं एरोस्पेस प्रदर्शनी लीमा 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये किया गया है आपको मलेशिया में। दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर तक भाला फेंक कर रजत जीता है, तो इन्होंने फेंका था 90.23 मीटर। चलिए अगला है, इसरो के 63 नंबर PSLV मिशन PSLV C61 EOS 9 की विफलता का कारण क्या था, तो ये था कि तीसरे चरण में खराबी हो गई थी उसके। चलिए अगला है कि हाल ही में भारत सरकार ने भारत के विद्यमान विमानन क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी सैलेबी, है ना, एविएशन पर प्रतिबंध लगा दिया। यह किस देश की कंपनी है, तो ये मैंने याद भी किया करवाया था। ठीक है, ट्रिक से। चलिए यहाँ नहीं बोलते हैं। अगला है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 9 जून 2025 को शुरू किए गए राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का नया नाम क्या है, तो पांडुलिपि जो मिशन है उसका नया नाम है ज्ञान भारतम मिशन। ये काय के लिए है, तो राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का नया नाम रखा गया। अगला है कि भारत में साइबर अपराध की रिपोर्टिंग को सरल और तेज करने के लिए E0FIR पहल किस संस्था के द्वारा शुरू की गई, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है, तो ये भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के I4C। अगला है कि सरकारी मार्केट प्लेस जैम द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए लॉन्च किया गया भारत का पहला जेनरेटिव AI आधारित चैटबॉट कौन सा है, तो ये GEMAI है। अगला है कि पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर किसे सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये आचार्य प्रशांत जी को किया गया है। भारत को 2025 में WHO द्वारा किससे उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग NTD के उन्मूलन के लिए आधिकारिक मान्यता प्राप्त हुई है, तो ये ट्रैकोमा। ये भी ध्यान रखिएगा, है ना, WHO के द्वारा किया गया है। तो उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग के उन्मूलन के लिए आधिकारिक मान्यता प्राप्त हुई है ट्रैकोमा का, है ना। अब इसका आंसर देखिए आपके सामने है। तो चलिए यहाँ पे सेट नंबर आपका क्या हुआ, 3 खत्म हो गया। अब स्टार्ट होगा आपका सेट नंबर 4। पहला प्रश्न है आपका सेट नंबर 4 का, कथन दिए गए हैं, कारण दिए गए हैं। तो पहला कथन है कि सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल एक्सेस को जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 का अभिन्न हिस्सा माना है। तो अब अनुच्छेद 21 में अक्सर जो है बहुत सारे जो है विस्तार किए जाते हैं, उसी के तहत एक और विस्तार किया गया है कि डिजिटल एक्सेस को आपका मौलिक अधिकार माना गया है। ठीक है, और ये जीवन का अधिकार हो गया किसके तहत, अनुच्छेद 21 के तहत। ये देखेंगे अगला दिया है कि डिजिटल पहुंच केवल नागरिकों के लिए एक वाणिज्यिक सेवा है क्या, तो यहाँ केवल लगाने देने की वजह से क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है, पहला स्टेटमेंट सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए सही है परंतु आर गलत है। अब थोड़ा सा यहाँ रुकेंगे क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे पूछा जा सकता है। तो आपको ये याद रखना है कि डिजिटल एक्सेस क्या हो गया है, अब न्यायिक निर्णय के तहत, है ना, न्यायालय ने ये घोषणा की, तो न्यायिक निर्णय के तहत अनुच्छेद 21 के अंतर्गत डिजिटल एक्सेस को जीवन का अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार में शामिल कर दिया गया है। ये घोषणा कब हुई थी, तो ध्यान रखिएगा 30 अप्रैल 2025 को आया था ये वाला बात। ठीक है, इसके बाद ये भी ध्यान में पूछा जा सकता है कि ये नौबत ही क्यों बढ़ी, तो एक्चुअली क्या है, दिव्यांगजन, है ना, दिव्यांगजन जो आपका अधिकार अधिनियम है, कितना, तो अधिकार
अधिनियम कौन सा, तो ध्यान रखिएगा 2016 है, ठीक है। उसी के तहत ये जो है घोषणा की गई है। एक केस गया था सुप्रीम कोर्ट के पास, कौन सा केस था जिसके तहत ये किया गया, तो अमर जैन वर्सेस आपका वर्सेस हो जाएगा भारत संघ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसी के तहत जो है आपको सुप्रीम कोर्ट ने ये अपना फैसला सुनाया है। इसके तहत इसने व्याख्या किस किस आर्टिकल की है, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो ये आर्टिकल 14, 15, 20 एवं 38 में क्या है, कल्याण करना नीति निरंकुशता का। तो ये उसके तहत भी जो है इन लोगों का उल्लंघन ना हो, इसलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के तहत डाल दिया है इसको मौलिक अधिकार बनाकर, ठीक है। अभी क्या हो रहा था ना, तो केवाईसी नो योर कस्टमर होता है ना, वो किया जाता था। तो जैसे कोई दृष्टि बाधित है तो उसकी पुतलियों को नहीं रीड कर पा रहा था, तो डिजिटल एक्सेस में उनको दिक्कत आ रही थी। तो ये चुनौती केस के पास गई, मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास, और दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 में अमेंडमेंट हुआ, और ये देखेंगे आप उसके तहत आपको सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल एक्सेस को मौलिक अधिकार में शामिल कर दिया है। ध्यान रखिएगा, ये केस भी याद रखिएगा, अमर जैन वर्सेस आपका भारत संघ, ठीक है। चलिए अगला है, नवीन अनुसंधान के अनुसार भारत की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में और पूषा डीएसटी राइस है। तो ये हो जाएगा DRR धान 100 कमला, है ना, DRR धान 100 कमला, ये है आपका यहाँ पे, और पूषा डीएसटी राइस जीनोम संपादित चावल की किस्में है ये। ऑनलाइन बाल यौन शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए सीबीआई ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है, तो ये किया है ऑपरेशन हॉक। ये किससे रिलेटेड है ये भी पूछा जा सकता है। तो ऑपरेशन हॉक जो है ऑनलाइन यौन शोषण से संबंधित है, ठीक है। अगला है कि 2027 में फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो ये करेगा ब्राजील। अगला है कि भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने अपना पहला विदेशी परिसर निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है, तो दुबई में की है। चलिए अगला है, टेक इट डाउन एक्ट किस देश ने पास किया है, तो टेक इट एक्ट डाउन एक्ट जो है आपका ये पास किया है अमेरिका ने, टेक इट डाउन एक्ट। अगला है कि वन डे वन जीनोम पहल का उद्देश्य क्या है, तो ये हो जाएगा प्रतिदिन एक सूक्ष्म जीव का जीनोम विश्लेषण करना, यानी कि वन डे वन जीनोम लेके उसका जो है अध्ययन किया जाएगा, प्रतिदिन एक सूक्ष्म जीव का जीनोम विश्लेषण किया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है, ये देखिए ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में रॉन्ग नहीं कीजिएगा, ये वाला जो आपका है कौन सी जो है पूर्ण साक्षर घोषित हुआ है, तो आपका मिजोरम, फिर गोवा, फिर त्रिपुरा। अगला है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी नई जनसांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रजनन दर घटकर प्रति महिला कितनी हो गई है, तो ये 1.9 हो गई है ना। अगला है कि हाल ही में खबरों में रहा गोल्डन डोम का संबंध किस देश से है, तो ये गोल्डन डोम जो है आपका किससे हो जाएगा, ये है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से है। चलिए अगला है, जाति आधारित जनगणना से संबंधित नीति परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो जैसा कि पहला उसमें बताना है सत्य कथन, तो जैसा पहला है आपके पास कि अब भारत में जाति आधारित जनगणना डिजिटल रूप में की जाएगी, तो ये आपका सही है। अगला है कि यह निर्णय केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लिया गया, नहीं, केंद्र सरकार ने लिया है, तो ये गलत हो जाएगा। पिछली पूर्ण जाति जनगणना 1931 में लास्ट हुई थी, तो ये भी सही है। तो 1 और 3 सही है, दूसरा क्यों गलत है, क्योंकि न्यायिक निर्णय नहीं है, ये आपका संसद ने निर्णय लिया है, केंद्र सरकार ने, तो ये गलत था। चलिए अगला है, डाक विभाग ने देश भर में शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक पुस्तकों की किफायती दरों पर डिलीवरी के लिए किस नाम से डाक सेवा की शुरुआत की है, तो ज्ञान पोस्ट के नाम से किया है ये, ठीक है। अगला है कि 6G तकनीक के संबंध में विचार करें और बताएं कौन सा कथन सत्य है। तो भारत अब तक 6G पेटेंट दाखिल करने में शीर्ष 6 देशों में है क्या, तो ये सही है। भारत में 6G सेवाएं 2026 तक चालू होंगी, नहीं 2026 तक नहीं, 2030 तक। ओके, भारत का फोकस दूर दराज इलाकों में ब्रॉडबैंड एक्सेस करने पर है, तो ये भी सही है। तो केवल 1 और 3 सही दिया था, 2 गलत है क्योंकि सन गलत दिया हुआ था, 2026 दिया था, जबकि 2030 राइट है। अगला है कि मई 2025 में किस संगठन ने विश्व पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट की पहली जारी की है,
पहली स्थिति जारी की है। तो ये कौन किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ही किया है, ये किया है विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन। ओके। सीबीआई का ऑपरेशन चक्र 5 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए सीबीआई ने ऑपरेशन चक्र 5 चलाया है। क्या मतलब है इसका? तो साइबर धोखाधड़ी से निपटने हेतु चलाया है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि AL4 नेचर कार्यक्रम किस संगठन ने जो संबंधित है? तो ये हो जाएगा FAO से। अगला है कि भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला है कि वैश्विक स्तर पर पवन ऊर्जा उत्पादन करने में भारत का चौथा स्थान है। तो ये आपका सही है। इसके बाद है कि भारत ने 31 मार्च 2025 तक 50 गीगावाट की संचयी संस्थापित पवन ऊर्जा दक्षता जो है हासिल कर ली है। तो ये भी आपका सही है। भारत में शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य कर्नाटक है क्या? तो नहीं, शीर्ष पे कर्नाटक नहीं है, शीर्ष पे गुजरात है। गुजरात हो जाएगा, फिर दूसरे नंबर पे आपका कर्नाटक हो जाएगा और तीसरे नंबर पे आपका तमिल हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो सही बताना था तो केवल 1 और 2 सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में। भारत में टेक फॉर इक्विटी इंडेक्स किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? तो ये डिजिटल समावेशन के लिए किया गया है, टेक फॉर इक्विटी इंडेक्स। अगला है ऑपरेशन हॉक 2025 किससे संबंधित है? तो अभी जस्ट हमने देखा था, बाल तस्करी से संबंधित है ना। अब देखिए वहां पे हमने गोल्डन डोम देखा था, लेकिन यहाँ पे क्या है? अच्छा गोल्डन ड्रैगन है, ये तो दूसरा है। ये गोल्डन ड्रैगन 2025 किसका संयुक्त अभ्यास है? तो ये चीन और वियतनाम का है। ठीक है, देखिए एक तो गोल्डन डोम है ना, और एक और आपका कौन सा डोम है जो इजराइल का है? ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैंने पिछले करंट अफेयर में पढ़ाया है। अगला है कि राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने किस संस्था के साथ मिलकर महिला सुरक्षा हेतु समझौता किया है? तो ये किसके साथ मिलकर की है? फ्यूचर शिफ्ट लैब के साथ। देश का पहला एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार किस विभाग की साझेदारी से बनाया गया? तो ये ग्रामीण विकास और आपका विज्ञान और पर्यावरण विभाग के द्वारा बनाया गया मिलकर। 7 मई 2025 को भारत में आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नाम क्या रखा गया था? तो ये ऑपरेशन अभ्यास रखा गया था। चलिए अगला है, बिहार का पहला पैसेंजर टर्मिनल किस नीति के अंतर्गत बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है गति शक्ति परिवहन नीति के तहत। चलिए अगला है, भारत में डॉल्फिन जनगणना 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो जैसा कि दिया है, बिहार में भारत की कुल डॉल्फिन का लगभग 35% हिस्सा है क्या? तो हाँ, दूसरे नंबर पे आ रहा है, ये 35% है। इस अनुमान रिपोर्ट में देश की 15 नदियों का सर्वेक्षण किया गया। तो 15 नहीं, टोटल 58 नदियों का सर्वेक्षण किया गया, जिसमें से देखेंगे 30 जो है आपका जल के सड़क के मार्ग के द्वारा, और आपका 28 बचेगा ना, 28 नाव के द्वारा सर्वेक्षण किया गया। तो कितना? 58 नदी। तो ये गलत हो जाएगा, पहला सही है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक डॉल्फिन पाई गई, उसके बाद बिहार का स्थान रहा। तो ये भी याद रखिएगा कि पहले नंबर पे कौन रहा? उत्तर प्रदेश, और दूसरे नंबर पे बिहार रहा है। बिहार में डॉल्फिन की संख्या कितनी है? तो ये भी ध्यान रख सकते हैं, 220, मतलब 0020 हो जाएगा। ठीक है, इतने जो है आपके डॉल्फिन बिहार में पाए जाते हैं। और वही उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे रहा, तो उसका कितना है? तो 2397 डॉल्फिन की जो नंबर्स हैं, ये आपको उत्तर प्रदेश में रहा है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक एवं 1 एंड 3 सही है। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का घोषणा किया? तो इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विराट कोहली एवं आप देखेंगे रोहित शर्मा ने क्या किया है? टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का घोषणा किया है। अगला है कि बिहार में लागू की गई 4% जो 4% आरक्षण नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह नीति केवल दृष्टिबाधितों के लिए होगा क्या? तो नहीं, ये ऐसा गलत है। दृष्टिबाधितों के लिए तो होगा, लेकिन केवल दृष्टिबाधितों के लिए नहीं, और भी दिव्यांगों के लिए होगा। यह नीति सभी 4 श्रेणियों के दिव्यांगों को शामिल करती है। तो ये आपका सही है। इसका लाभ राज्य और केंद्र सरकार के कार्यालयों में दिया जाएगा। तो ये भी सही है। इसका आरक्षण देखिए नौकरी, शिक्षा सब में दिया जाएगा। तो 2 और 3 सही थे इसके।
अगला है कि प्रतिशत के अनुसार बिहार बच्चों के हेल्थ कार्ड योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में किस स्थान पे रहा है भारत में? तो ये रहा है आपको द्वितीय स्थान पे। ओके। अगला है कि आईपीएल 2025 में वैभव सूर्यवंशी कितने गेंदों में शतक लगाकर आईपीएल का दूसरा सबसे तेज शतक बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो 34 गेंद। अगला है कि नई दिल्ली में आयोजित दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में भारत कितने स्वर्ण पदक जीता? तो ये जीता है टोटल 83। अगला है कि 2026 में जापान में होने वाले एशियाई खेलों में कौन से नए खेल शामिल किए जाएंगे? तो ये इंपॉर्टेंट है, क्रिकेट और मार्शल आर्ट। 2026 जापान में होने वाले एशियाई खेलों में नए खेल क्रिकेट और मार्शल आर्ट को सम्मिलित किया जाएगा। अगला है कि भारत में एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित कौन सा कथन गलत है, बताना है। तो जैसा कि दिया है आपका, एमएसएमई द्वारा उत्पादित वस्तुओं का भारत में कुल निर्यात, जैसे भारत का जो कुल निर्यात होता है ना, उसमें एमएसएमई जो है उसकी उत्पादित वस्तुओं का 40% योगदान रहता है। तो ये सही है। सकल मूल्य वर्धित जीवीए में इसका योगदान लगभग 30% से अधिक ही है ना? तो ये भी सही है आपका। अगला दिया है स्टेटमेंट कि वर्तमान में भारत में 8 करोड़ पंजीकृत एमएसएमई इकाइयां हैं। तो 8 करोड़ नहीं, 5 करोड़ प्लस हो जाएगा, यानी कि 5.93% अभी करोड़ मतलब कि है रजिस्टर्ड इकाइयां, लेकिन इसको लगभग 6 करोड़ आप याद रख सकते हैं, है ना? तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसने डायरेक्ट 8 करोड़ दे दिया है। एमएसएमई वर्तमान भारत में 25 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को रोजगार देती है। तो ये भी बिल्कुल सही है। चलिए अगला, और एमएसएमई का भी परिभाषा चेंज हुआ है, तो वो भी आपको याद रखना है ना, कि क्या परिभाषा जो है इसकी दी गई है। ओके। ये अपना लघु, मध्यम और आपका सबसे छोटा ये कर लीजिएगा, 110 और 50 हो गया है अब वो। मतलब निवेश देख लीजिएगा, एक बार जरूर देख लीजिएगा उसको। जो एमएसएमई का फुल फॉर्म है, मतलब कि वो जो नए आपके अमाउंट के लिमिटेशंस और आपके इन्वेस्टमेंट दिए गए ना वो। अगला है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस बनाया है जो कल लकवाग्रस्त व्यक्ति को पुनः अपनी गतिविधियां करने में सक्षम बना देगा? तो ये कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने किया है। ठीक है। चलिए अगला है कि भारत के ध्रुवीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आर्कटिक क्षेत्र में भारत का मुख्य अनुसंधान केंद्र हिमाद्री है, जो नॉर्वे के स्वालबार्ड द्वीप समूह में स्थित है। तो ये आपका क्या है, सही है। आर्कटिक भारत के दो सक्रिय अनुसंधान केंद्र मैत्री और भारती हैं। ठीक है। और दक्षिणी गंगोत्री जो थी वो अब क्या हो गई है, मतलब बंद ही हो गई है। ठीक है। 3 था, तो पहला जो था दक्षिणी गंगोत्री था जो कि बंद हो चुका है। दूसरा नया मैत्री, और भारती जो है अभी एक्टिव है। तो ध्यान रखिएगा ये कौन सा हो जाएगा आपका, दोनों सही है। विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व में कितने प्रतिशत लोग आर्थिक असुरक्षा का सामना कर रहे हैं? तो लगभग 60%। अगला है कि मानव विकास रिपोर्ट एचडीआर संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जैसा कि दिया है, यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है क्या? तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे होना चाहिए था यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये गलत है, और पूछा वही है कि सही कौन सा नहीं है, तो यही ए आंसर हो जाएगा आपको। बाकी सही है वो भी देख लें। तो वर्ष 2025 में भारत की रैंकिंग क्या रही है 193 देशों में? तो 130वें स्थान पे रहा है ये विकास वो में। ओके। तो ये सही है। भारत का मानव विकास सूचकांक स्कोर 2025 में 0.685 हो गया है, तो ये भी सही है। भारत एचडीआई की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत मध्यम मानव विकास श्रेणी में आता है, तो ये भी सही है ना? बस यहाँ पे ये गलत था क्योंकि यूएनडीपी होना चाहिए था, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगला है कि हाल ही में भारत के किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत के पहले भूतापीय कुएं का सफलतापूर्वक अनावरण किया गया? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। और पहले से भूतापीय जो है कुएं कहाँ कहाँ है, तो देखेंगे आप लद्दाख में एक हो जाएगा आपको, कौन सा, तो पूंगा घाटी, है ना? और हिमाचल प्रदेश में कौन सी हो जाएगी, तो पार्वती घाटी, ये भी ध्यान रख सकते हैं चाहे तो, पार्वती घाटी। अगला है कि चर्चा में रहा सतलज यमुना लिंक नहर योजना किन नदियों के पानी को सतलज और यमुना नदियों में प्रवाहित करने के लिए बनाई गई है? तो ये कौन सा हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा आपको रावी और ब्यास, है ना?
हाल ही में डॉक्टर एम आर श्रीनिवास को 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो एम आर श्रीनिवास, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये भारत के परमाणु वैज्ञानिक के इस क्षेत्र से थे। 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये मारी यांगुला हंगरिया को किया गया है ना, मारियांगिला हंगरिया। चलिए अगला है, 2025 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे पुरस्कृत किया गया? तो अभी जस्ट हमने देखा, बानू मुस्ताक हो जाएंगी, आपका हार्ट लैम्प हो जाएगा, और दीपा उसके अंग्रेजी अनुवादक हो जाएंगे, और 12 लघु कहानियां हो जाएंगी उसमें, है ना, और महिलाओं पे आधारित है वो, ये भी ध्यान रखना है आपको, और कन्नड़ की पहली भाषा में मिली है इस बुकर पुरस्कार, ये भी याद रखना है। हाल ही में भारत के किस देश के साथ एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए TOR पर हस्ताक्षर किया गया है? तो ये चिली हो जाएगा। अगला है कि हाल ही के दशकों में प्रचलित शब्द ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ऑरेंज इकोनॉमी जो होता है ना, आपका आर्थिक मूल्य उत्पन्न करने के लिए व्यक्तिगत रचनात्मक कौशल विकास और बौद्धिक संपदा पर निर्भर करने वाले उद्योग को कहते हैं। ओके, चलिए अगला है, लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सीमावर्ती भूमि बंदरगाहों पर बैंकिंग सुविधाओं को उन्नत करने के लिए किस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला है कि WHO द्वारा विश्व की पहली वैश्विक महामारी संधि कब और कहां अपनाई गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मई 2025 जिनेवा। भारतीय प्रवासी समुदाय के लिए सेवाओं को आसान बनाने हेतु मई 2025 में OCI पोर्टल का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया था अमित शाह ने। तो OCI पोर्टल किसके लिए है? तो प्रवासी भारतीय समुदाय के लिए है, ये भी ध्यान रख सकते हैं। भारत के समुद्र तट की लंबाई आधिकारिक तौर पर 1970 के दशक से 7516.60 किलोमीटर से बढ़कर कितनी हो गई है? तो ये 11,098.81 किलोमीटर हो गया है। हाल ही में जारी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट के अनुसार बिहार की नदियों में कुल डॉल्फिन की संख्या क्या है? तो 2220, ये देखा ही हमने। 2397 किसका था? तो ये यूपी का था, ये भी ध्यान रख सकते हैं। चलिए अगला है, यहाँ पे आपको आंसर लगा हुआ है, हम देखेंगे अब सेट नंबर 5। सेट नंबर 5 का आपका पहला प्रश्न है कि किस देश ने विश्व का पहला गैर बाइनरी AI चिप लॉन्च किया है? तो पहला गैर बाइनरी AI चिप लॉन्च करने वाला चीन है। भारत ने किस देश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा समाप्त कर दी है? तो किसके लिए? बांग्लादेश के लिए। ट्रांसशिपमेंट सुविधा बांग्लादेश के लिए समाप्त कर दिया गया है। अच्छा, बांग्लादेश अभी पहला ऐसा कंट्री है अभी, मतलब कि धर्मनिरपेक्ष वाला, तो इसने धर्मनिरपेक्ष शब्द को जो है रिमूव करने का अपने प्रस्तावना से प्रस्ताव लाया है। ठीक है, कौन? तो बांग्लादेश ने। चलिए अगला है कि चोलिस्तान रेगिस्तान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो जैसा कि है आपका, चोलिस्तान रेगिस्तान पाकिस्तान में स्थित है और एक निलंबित नहर परियोजना के कारण चर्चा में था, तो ये भी सही है। रेगिस्तान को ऐतिहासिक रूप से हकरा नदी द्वारा सिंचित किया जाता है, जिससे 600 ईसा पूर्व के आसपास अपना मार्ग बदल दिया था, तो दोनों सही दिए गए हैं। चलिए अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले गहरे पानी के कंटेनर ट्रांसिप पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये केरल बिंझीजम में किया है। ठीक है, क्या है ये? तो पानी के कंटेनर ट्रांसिपमेंट पोर्ट का उद्घाटन किया गया है, गहरे, और वो भी भारत का पहला है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले गहरे पानी के कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का उद्घाटन बिंझीजम में किया है। बिंझीजम कहाँ है? केरल में है। किस शहर में भारत का पहला एडू सिटी बनाया गया? किस शहर में भारत का पहला एडू सिटी बनाया जाएगा जो वैश्विक विद्यालयों के अपतटीय परिसरों की मेजबानी करेगा? तो ये किस में बनाया जाएगा? नवी मुंबई में। अगला है कि FAO आनुवांशिक संसाधन रिपोर्ट 2025 के संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। तो जैसा कि दिया है, दुनिया का 60% कृषि उत्पादन केवल 9 फसलों पर निर्भर करता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। भारत की 85% स्थानीय फसलें विलुप्त होने के खतरे में है क्या? नहीं, 85% नहीं, आपको यहाँ लिखना है 50% प्लस। ओके, इतना विलुप्त होने के खतरे में है। जैसे कि 6000 लगभग प्रजातियां हैं फसलों की, फिर भी हम देखेंगे उसमें 50% प्लस जो है फसलें विलुप्त होने के खतरे में है। तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपको पहला सही है, दूसरा गलत है, तो असत्य कथन बताने थे, तो
केवल 2 हो जाएगा। इसके साथ-साथ ये भी याद रखिएगा कि ये 9 फसल कौन-कौन से हैं जिस पे आधारित है ये पूरा? तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा आपको 9 फसल में आलू, पाम ऑयल, है ना? और 3 जो होता है जैसे चावल, गेहूँ और मक्का, ये तो तीनों सबको याद ही रहेगा। चीनी चुकंदर याद रखिएगा एक है, चीनी चुकंदर। इसके बाद आप याद रख सकते हैं जैसे कि सोया, है ना? सोया हो जाएगा और एक हो जाएगा कुशावा। ये 9 फसलें हैं तो थोड़ा-सा एक बार रीड कर लीजिए। जैसे कि गेहूँ, धान, मक्का, आलू, चीनी चुकंदर, आपका पाम ऑयल और आपका कशावा, सोयाबीन। 9 हो गया? इतने ही है। चलिए तो इसका आंसर देख लिया हमने 2। अगला है किस देश में आए भूकंप के कारण बचाव एवं राहत सामग्री पहुंचाने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था। तो ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार के लिए चलाया गया था, है ना? और ऑपरेशन जो आपका सद्भाव है वो म्यांमार में भूकंप आया था, वियतनाम वगैरह भी उससे लाओस भी हुआ था तब आया था, दिया गया था। चलिए अगला है कि समग्र शिक्षा अभियान 2024-25 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। समग्र शिक्षा अभियान 2024-25 के अंतर्गत 45830.21 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। तो ये सही है ना? कहीं-कहीं ये डेटा थोड़ा ना अलग भी मिल रहा है, तो थोड़ा-सा ये डेटा ज़रूर एक बार आप लोग कंफर्म हो लीजिएगा। सर्व शिक्षा अभियान जो है, उसके अंतर्गत डेटा पैसे कितने दिए गए हैं। यह प्री स्कूल से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक स्कूली शिक्षा में शामिल करता है, तो ये सही है। मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा का अभी तक अपना केंद्रीय हिस्सा नहीं मिला है, तो ये गलत दिया हुआ है, ठीक है? इसका आंसर हो जाएगा, आपको पूछा क्या गया है, सही या गलत? तो सत्य कथन, तो केवल 1 और 2 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला है 7वां राष्ट्रमंडल महासचिव का पद संभालने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी है? तो ये बनी है शार्ली बोचवे, ठीक है? चलिए अगला है हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक पावर शिप 130 मीटर जो कि फीट में देखें तो 426 फीट का विशालकाय जहाज जो 2100 यात्रियों को ले जाने में सक्षम है का अनावरण किया गया। इसमें से निम्नलिखित में से किस कंपनी ने इसे बनाया है? तो ये इनकैट ने बनाया है। अगला है कि भारत का पूर्ण डिजिटल, अब यहाँ पे देखिए आंसर चेंज होगा कि भारत का पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ये केरल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा पूर्ण डिजिटल साक्षरता, ये जो है आपका जैसे देखेंगे सॉरी एक सेकंड यहाँ पे NOFN, है ना? यानी कि नेशनल ऑप्टिकल फाइबर आपका नेटवर्क, है ना? इसके तहत, इस योजना के तहत देखेंगे जो आपका केरल है वो अपने यहाँ ब्रॉडबैंड देने के में जो है पूरे गांव में सक्षम हो गया है, इसलिए उसको पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला राज्य कहा जा रहा है, ठीक है? अगला है कि दुनिया में सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। तो ये हो जाएगा, यह ब्रिज जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में वक्कल गांव नदी तट से 459 मीटर की ऊंचाई पर है क्या? नहीं, 459 मीटर नहीं, 359 मीटर है। ओके, इसके साथ दिया यह पुल 2 किलोमीटर लंबा है क्या? तो ये भी गलत है, 2 किलोमीटर लंबा नहीं है, 13-15 आपका जो है मीटर लंबा है, यानी कि 1.315 किलोमीटर, है ना? तो एक ये मानिए ना, सवा एक 1.315 किलोमीटर मानिए या 13-15 मीटर मानिए, है ना? तो ये ध्यान रखिएगा ये दोनों गलत दिए गए थे, क्योंकि 359 मीटर ऊंचा है और आपका लंबा कितना है? तो 1.315 किलोमीटर लंबा है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में वक्कल गांव जो नदी के तट पर बनाया गया है। ओके, ध्यान रखिएगा। आर्च ब्रिज। चलिए इसका आंसर देख लिया हमने कि दोनों सही नहीं है, असत्य कथन, तो दोनों दोनों हो जाएगा सी। दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है आपको इंदौर होगा ना, अमरावती हो जाएगा, ठीक है? इसका आंसर देखिए बी है, दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करने वाला शहर कौन है? तो अमरावती। अगला है कि टाइम फायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। तो दिया है कि सिंधुआ विश्वविद्यालय चीन पहले स्थान पर है, तो ये सही है। भारत विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को शीर्ष स्थान मिला और एशिया में ये 48 नंबर पे है क्या? तो 48 नहीं, ध्यान रखिएगा ये 38 नंबर पे है। अगला देखेंगे अन्ना विश्वविद्यालय को 111वां तथा आईआईटी इंदौर को 121वां
मतलब 131 नंबर जो स्थान दिया गया, तो ये सही है। अन्ना विश्वविद्यालय 111 नंबर पे, आईआईटी इंदौर 131वें नंबर पे। तो पहला तीसरा सही है, और ये बेंगलुरु वाला को 38 नंबर दिया गया है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सत्य कथन की पहचान करनी थी, तो ये हो जाएगा। ठीक है, सी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार असमिया नव वर्ष का प्रतीक है? तो असमिया नव वर्ष का प्रतीक आप देखेंगे ये कौन सा हो जाएगा, तो रोंगाली बिहू हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि वह भारतीय राज्य कौन है जिसने भारत का पहला एआई स्कूल लॉन्च किया है? तो डिजिटल भी हुआ है और एआई स्कूल भी लॉन्च किया है केरल ने। अगला है कि अप्रैल 2025 में भारतीय नौसेना एवं किस देश की नौसेना के बीच पासेक्स युद्धाभ्यास अदन की खाड़ी में संपन्न हुआ? तो ये न्यूजीलैंड। अगला है कि हाल ही में ब्यूनस आयर्स में आयोजित आईएसएसएफ विश्व कप की पुरुष की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो ये पहले भारतीय हो जाएंगे आपके विजय वीर सिद्धू। ओके, अगला है 2025 के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान किसे दिया गया? तो ये समर अबू अलोफ को दिया गया है। भारत में प्रारंभिक बचपन शिक्षा में बदलाव लाने के लिए 3 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है आर्कश श्राफ को। ओके, चलिए अगला है, किस देश ने गंभीर जल संकट को दूर करने हेतु वाटर हाईवे नामक परियोजना चलाई है? तो ये मोरक्को ने चलाया है। दुनिया के किस शहर में मानव रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन किया गया? मानव रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है, तो ये किया गया है बीजिंग में। चलिए अगला देखते हैं। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, बताएं सत्य कथन कौन सा है? तो ध्यान रखिए इसका आंसर हो जाएगा आपको इनमें से कोई नहीं, यानी कि दोनों गलत दिए हुए हैं। क्यों? तो इसका निर्माण कर्नाटक के मैसूर में किया जाएगा क्या? तो नहीं, कर्नाटक के मैसूर में नहीं, अमरावती में किया जाएगा। किसका? तो पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गाँव। अमरावती कहाँ है? आंध्रा में है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कहाँ शुरू किया जाएगा? तो अमरावती, आंध्र प्रदेश। किसके यहाँ पे दिया है? इसका विकास इन्फोसिस द्वारा किया जाएगा। तो इन्फोसिस द्वारा नहीं किया जाएगा, आरटीजीएस के द्वारा किया जाएगा, जैसे कि रियल टाइम गवर्नेंस आपका सोसाइटी। ओके, तो ध्यान रखिएगा इसके द्वारा किया जाएगा, इन्फोसिस के द्वारा नहीं, रियल टाइम गवर्नेंस सोसाइटी। चलिए इसका आंसर हमने देख लिया था कि दोनों सही नहीं थे। अगला है कि ब्राजील में हो रहे विश्व मुक्केबाजी कप में पुरुषों के 70 किलोग्राम वर्ग में किस भारतीय मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है आपको हितेश गुलिया ने। निसार के बारे में देखते हैं। तो निसार मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो नासा, इसरो, जैसे निसार तो उसके नाम में ही है। सिंथेटिक अपर्चर रडार एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। पता है ये मात्र 12 घंटे में पूरे पृथ्वी का जो है सैटेलाइट के थ्रू अवलोकन कर लेगा, ऐसा है ये। तो बहुत अच्छा है ये निसार, ये मतलब आगे काम आएगा। तो इसका पहला जो है सही है। ओके, दिया है इसका प्रक्षेपण अगस्त 2025 में होगा क्या? तो नहीं, 30 जुलाई है ना। कब? 2025 को किया गया। कहाँ से? तो श्री हरिकोटा से, श्री हरिकोटा से किया गया। ओके, ध्यान रखिएगा। अगला दिया है कि इसे पीएसएलवी द्वारा प्रक्षेपित किया गया। तो पीएसएलवी द्वारा क्या? नहीं, इसको किया गया है GSLV F-16 के द्वारा। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, GSLV F-16 के द्वारा किया गया। तो इसमें क्या हो जाएगा? मात्र एक आपका सही दिया हुआ था, 2 3 गलत दिए हुए थे। चलिए अगला है, हुरून ग्लोबल लिस्ट 2025 में शीर्ष 10 अमीर महिलाओं में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो मैं बोल देती हूँ, उसको सुन लीजिए एक बार। हुरून ग्लोबल लिस्ट 2025 में शीर्ष 10 अमीर महिलाओं में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो रोशनी नादर हो जाएंगी ये। ओके, अगला दिया है कि विजडन क्रिकेट अवार्ड्स 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो विजडन क्रिकेट यहाँ पे दिख ही रहा होगा मेरे ख्याल से, विजडन क्रिकेट अवार्ड है। ओके, इसके बारे में हम देखेंगे और ये 2025 वाली बात की जा रही है। ठीक है, अब लिख दिया मैंने। तो विजडन क्रिकेट अवार्ड्स 2025 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। तो दुनिया के अग्रणी
पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं, तो दुनिया के सबसे अग्रणी पुरुष क्रिकेटर, मेल क्रिकेटर देखेंगे तो वो जसप्रीत बुमराह बने हैं। ओके, जसप्रीत बुमराह। तो यहाँ पे दिया हुआ है शुभमन गिल, तो ये गलत हो जाएगा पहला। दुनिया की अग्रणी महिला क्रिकेटर कौन बनी है, तो ये बनी है स्मृति मंथाना, ना कि एलिस पेरी। तो स्मृति मंधाना है, सॉरी। और आपका अगला दिया कि T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव बने हैं क्या, तो नहीं, सूर्य कुमार यादव नहीं, ये बने हैं आपको निकोलस पूरन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बने हैं। ओके, तो इसके बाद तीनों गलत दिया हुआ था और पूछा क्या है, असत्य कथन का चयन करें, तो इनमें से सभी जो है असत्य कथन हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दुनिया के अग्रणी पुरुष क्रिकेटर कौन बने, जसप्रीत बुमराह। महिला कौन बनी है, तो स्मृति मंधाना। और आपका T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर कौन बना है, तो निकोलस पूरन बने हैं, दक्षिणी अफ्रीका के यहाँ दिए। चलिए अगला देखते हैं, उसको देख लीजिएगा वो कहाँ के हैं। ओके, चलिए अगला है टी शील्ड साइबर सिक्योरिटी लैब का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा, तो टी शील्ड का जो है आपका तेलंगाना में किया जाएगा। ये तो दिख रहा है ना, टी शील्ड साइबर सिक्योरिटी लैब। भारत यूनाइटेड किंगडम मुक्त व्यापार समझौते के तहत यूके में अस्थायी रूप से भारतीय श्रमिकों को कितने वर्षों तक सामाजिक सुरक्षा योगदान का भुगतान करने से छूट दी गई है, तो ये दिया गया है आपको 3 वर्ष तक का। अगला है कि किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर हीट वेव एवं सन स्ट्रोक की स्थिति को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है, तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। हेनले एंड पार्टनर्स वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है, तो ये पिछले सेट में था ही, मोनाको। अगला है फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया है, तो पायल कपाड़िया को किया गया है। आईपीएल 2025 में ऑरेंज कप विजेता कौन खिलाड़ी बने हैं, तो ये दो साई सुदर्शन हो जाएंगे। अगला है कि भारत का कौन सा राज्य नशा तस्करों के लिए मृत्यु दंड की सजा जो है प्रावधान किया है, वो भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, तो हिमाचल प्रदेश। किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के पहले वैज्ञानिक कोयला खनन ब्लॉक सरिंगखम ए का उद्घाटन किया गया, तो ये मेघालय है। तो ये भी याद रखिएगा, ये कोयला खनन ब्लॉक कहाँ है, सरिंगखम ए, मेघालय। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो ये केरल है। और यही अभी देखे ही थे, अनुकूल सर में जीता भी था ये। चलिए अगला है, जल वाटर स्वच्छता सफाई हाइजीन और कचरा प्रबंधन क्षेत्र में सहयोग हेतु विकास भारत और किस देश के बीच समझौता किया गया, तो स्वच्छता सफाई कचरा प्रबंधन इसके सहयोग के लिए भारत और नेपाल के बीच जो है समझौता हुआ है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये नेपाल है। चलिए अगला है, विश्व सैन्य व्यय रिपोर्ट में रुझान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो रिपोर्ट स्कॉट होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री द्वारा प्रकाशित किया जाता है क्या, तो ये इसी के द्वारा किया जाता है, इसलिए ये सही है ना। अगला है कि 2024 में भारत वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे सैन्य खर्च करने वाला बना है क्या, तो नहीं, भारत जो है तीसरा खर्च करने वाला नहीं बना है। भारत ने जो है 8.61 बिलियन डॉलर जो है खर्च करने का प्रावधान रखा है, और ये कितने नंबर पे आएगा, 5वें नंबर पे आएगा पूरे देश में। ये पूरे देश में तो कितने परसेंट का, मान लीजिए पूछा जाए कि भारत अपना कितना परसेंट जो है सैन्य पे खर्च करता है, तो ध्यान रखिएगा 2.44%। अगर पूछा जाए पूरे विश्व का कितने अमाउंट जो है परसेंट में भारत खर्च करता है, तो पूरे विश्व के तौर पे देखेंगे तो ये 3.2% मात्र खर्च करता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये तो कितना नंबर पे आ गया था भारत, आपको 5वें नंबर पे है ना, भारत 5वें नंबर पे याद रखिएगा। अब आगे का 4 भी देख ले रहे हैं, तो पहले नंबर पे आ जाएगा आपको यूएसए, दूसरे नंबर पे आएगा चीन, तीसरे नंबर पे आएगा रूस, और चौथे नंबर पे आएगा जर्मनी, और 5वें नंबर पे आएगा आपका भारत। ठीक है, और अमाउंट मैंने बता ही दिया, 86.1 बिलियन डॉलर खर्च करेगा पूरा 2.44%। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ये गलत दिया हुआ था, पहला सही है, तो केवल एक।
चलिए अगला है केंद्रीय बजट 2025-26 का उल्लेख लघु मॉड्यूलर रिएक्टर एसएमआर के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो एसएमआर उन्नत परमाणु रिएक्टर है बिल्कुल, जिसकी क्षमता 500 मेगावाट तक है क्या? तो नहीं, 500 नहीं, दो बात रही है, 300 मेगावाट तक है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा पहला। ये कॉम्पैक्ट फैक्ट्री निर्मित द्वारा परिवहन योग्य रिएक्टर है, तो ये आपका सही है। अगला दिया है कि भारत परमाणु ऊर्जा मिशन का लक्ष्य 2035 तक कम से कम 5 स्वदेशी रूप से डिजाइन किए जाने एसएमआर विकसित और तैनात करेगा। तो जो 5 SMR का जो लक्ष्य रखा गया ना, वो 2035 नहीं, वो रखा गया आपको 2033। तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि दूसरा सही था, है ना। पहला गलत क्योंकि यहाँ 300 होना चाहिए था, 500 नहीं। ओके, और दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा क्यों? क्योंकि यहाँ 2035 नहीं 2033 होना चाहिए था। ओके, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर पूछा गया असत्य कथन की पहचान करें। तो असत्य कथन कौन कौन? 1 और 3। चलिए अगला है मानव जीनोम का पहला पूर्ण मानचित्र प्रयोजन मानव जीनोम परियोजना किस देश ने तैयार किया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया है। अगला है कि हाल ही में किस देश ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का उपयोग करके रेलवे स्टेशन का अनावरण किया? जापान ने किया है ये। किस राज्य ने गरिया और बोरसो बोरॉन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? तो ये किया है आपको त्रिपुरा ने। ठीक है, अगला है किसने सबसे कम उम्र 14 वर्ष में आईपीएल में पदार्पण पदार्पण करके इतिहास रच दिया और छक्का लगाकर आईपीएल में पदार्पण करने वाले 10वें खिलाड़ी भी बन गए? तो ये सूर्यवंशी थे, वैभव सूर्यवंशी, समस्तीपुर। अगला है कि मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जैसे पहला है MRSAM को भारत के रक्षा अनुसंधान यानी कि DRDO द्वारा जो है विकसित किया गया है, तो सही है। और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज भी इसमें जो है सहयोग की थी, तो ये पहला सही है आपका। अगला स्टेटमेंट है आपका कि मिसाइल प्रणाली को मिसाइलों, विमानों और हेलीकॉप्टरों जैसे हवाई खतरों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया। तो ये दूसरा भी कथन आपका सही है। ओके, तो चलिए अगला देखते हैं। पूछा गया था कि कौन से कथन सही हैं, तो दोनों सही थे। ओके, अगला प्रश्न है 6 अप्रैल 2025 को भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा एशिया का पहला, याद रखिएगा कि एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया गया। इस ब्रिज की लंबाई कितनी है? तो सी पंबन ब्रिज की जो लंबाई है 2.08 किलोमीटर है। ओके, 2.08 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा कम से कम। अगला है कि वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला है स्टेटमेंट सही नहीं बताना है। तो इस कार्यक्रम का प्रारंभ 2022 में किया गया क्या? तो नहीं, 2022 नहीं, 2023 में किया गया। ओके, इसका तो ये गलत हो जाएगा ना। इसका मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती गांवों को समग्र और समावेशी विकास करना है, तो ये सही है। अगला है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 को 2024-25 से बढ़ाकर 2028-29 तक बढ़ा दिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, 24-25 से बढ़ा के 28-29 कर दिया गया, तो ये सही है, यानी कि दूसरा तीसरा सही है। इस कार्यक्रम के लिए नोडल मंत्रालय जो है रक्षा मंत्रालय है। तो रक्षा मंत्रालय नहीं है, गृह मंत्रालय है, ध्यान रखिएगा। कौन सी मंत्रालय? तो गृह मंत्रालय। ओके, किसके लिए? तो वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के लिए। तो ये चौथा भी गलत हो जाएगा, और पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो पहला और चौथा गलत दिया है। क्यों? क्योंकि विलेज वाइब्रेंट जो कार्यक्रम था 2023 से शुरू किया गया था। भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है आपको मुंबई में। ओके, चलिए अगला है मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या? तो मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना कौन ने शुरू किया? तो बिहार राज्य ने शुरू किया है, तो पहला सही है। इसका उद्देश्य क्या होगा? तो राज्य में बिजली उपभोक्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना, तो दूसरा भी सही है, दोनों सही दिए गए थे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने देश का पहला ट्रेन एटीएम किस ट्रेन में लगाएगा? तो ये लगाएगा मुंबई मनमाड़ पंचवटी एक्सप्रेस में। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि पहला ट्रेन में एटीएम लगाने वाला बैंक कौन सा है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है ना। और ट्रेन कौन सी है? तो मुंबई मनमाड़ पंचवटी एक्सप्रेस। हाल ही में भारतीय खिलाड़ी वंदना कटारिया, कौन? तो वंदना कटारिया
अपने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो वो एक किस खेल से संबंधित है, तो ये हॉकी से संबंधित है। ध्यान रखिएगा ये वाला जो लाइन है कि वंदना कटारिया किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी से, और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेट नंबर 5 जो है उसका 50 क्वेश्चन खत्म हो जाता है। इसका आंसर आपके सामने ये रहा। ओके, तो अगला जो प्रैक्टिस सेट है 6, तो 6 से और 4 जो मतलब कि 10 तक देखेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आई हो और कोई भी गलती हुई हो या किसी भी प्रकार का कोई संदेह हो तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में रेज कर दीजिएगा। ओके, तो और पसंद आया हो तो उसको कंटिन्यू करें तो थोड़ा सा लाइक कर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।